नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल डीटी के मई 24 एंड नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए रिवीजन लेक्चर, जो एज पर न्यू कोर्स होने वाले हैं। मैं रिवीजन में आपको टॉपिक्स का पूरा रिवीजन तो करवाऊंगा ही, साथ में मैं कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होते हैं जहां गलतियां हो जाती है उसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपके क्वेश्चंस करने में गलतियां ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट टैक्स रेट्स वगैरह वाला, वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अपन ने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखे थे। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले अपन ने देखा था टैक्स का मतलब क्या होता है। तो टैक्स का मतलब बता रखा है, टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है जो गवर्नमेंट आपके ऊपर इंपोज करती है, जो आपको कंपलसरी पे करना पड़ता है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इनकम टैक्स और एक होता है ब्लैक मनी टैक्स। दोनों के दोनों आपके इस कोर्स में है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी, जो पेपर 5 में आपके कोर्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। कस्ट इनडायरेक्ट टैक्स और भी होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, वेट वगैरह, सेल्स टैक्स वगैरह, लेकिन वो कुछ प्रोडक्ट्स पे लगते हैं, सभी पे नहीं लगते। तो मेनली दो ही होते हैं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अब आपने देखा था इनकम टैक्स को या ब्लैक मनी टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली टैक्स मांगती है और टैक्स पेयर क्या करता है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा देता है। इस कारण इस टैक्स का नाम क्या है, डायरेक्ट टैक्स। टैक्स पेयर को अपने यहाँ एसएससी भी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स के मैटर के लिए एक बोर्ड बना दिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स के मैटर के लिए जो बोर्ड बनाया उसको सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब सीबीडीटी को काफी सारे काम होते हैं, तो इसने टैक्स के कंप्लायंस देखने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको अपन बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफी सारे ऑफिसर होते हैं, छोटे ऑफिसर भी होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर भी होते हैं। तो जो ऑफिसर एसएससी की चेकिंग करते हैं, एसएससी का कंप्लायंस चेक करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर्स। फिर अपन ने देखा गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की पावर कहाँ से मिली। तो जो पावर मिलती है गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे आर्टिकल है, तो उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 246, उसका 7 शेड्यूल बोलता है। 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिसमें कानून बनाने की पावर सेंट्रल के पास भी है और स्टेट के पास भी है। तो इन लिस्ट में क्या होती है, काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं। तो यूनियन लिस्ट की एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82, ये बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है, एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के। एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा बाकी इनकम पे टैक्स लगा सकती है। इसी को यूज करके इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया गया, जो पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। अब आप बोलोगे एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ कवर्ड है, वो कवर्ड है स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है, लेकिन आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगाया। फिर अपन ने देखा इनकम टैक्स लॉ किन चीज़ों से मिलकर बनाए। तो आपके कोर्स में क्या है, पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ है, खाली इनकम टैक्स एक्ट नहीं है। तो इनकम टैक्स लॉ काफ़ी वास्ट है, एक्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स के जो रूल्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो होता है, जिसके थ्रू इनकम टैक्स में अमेंडमेंट किए जाते हैं, वो भी इसी का पार्ट बनता है। इसके अलावा सीबीडीटी क्या करती है, सर्कुलर्स इशू करती है, जो उसके ऑफिसर होते हैं डिपार्टमेंट के, उनके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो वो सर्कुलर्स भी इसी के पार्ट बन जाते हैं। और सर्कुलर में एक बात ध्यान रखना, सर्कुलर जो होते हैं डिपार्टमेंट वालों के ऊपर तो बाइंडिंग होते हैं, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। एसएससी मतलब जो टैक्स पेयर है, वो चाहे तो उनको फॉलो करे, सर्कुलर फॉलो भी नहीं करेगा तो भी चलेगा। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी कभी कभी क्या करती है, किसी सेक्शन को इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई करना है या किसी प्रोविजन को इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई करना है, तो वो नोटिफिकेशन इशू करती है। नोटिफिकेशन भी इसी का पार्ट बनता है। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजन, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के डिसीजन होते हैं, जो केस लो होते हैं, वो भी आपके कोर्ट्स का पार्ट बनते हैं। ये सब मिलकर क्या बनता है, इनकम टैक्स लो। ये सब मिलकर क्या बनता है, इनकम टैक्स लो। फिर अपन ने कुछ डेफिनेशन देखी थी, कुछ बेसिक डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहले देखा था पर्सन। पर्सन की इनकम टैक्स में इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है, टोटल 7 कैटेगरी के पर्सन बता रखे हैं। ये तो पर्सन है ही, इसके अलावा कोई और है वो भी पर्सन मान लिया जाएगा। क्या क्या है, जैसे एक इंडिविजुअल हो गया, एक एचयूएफ हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फर्म, एक कंपनी, एक एओपीबी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक लोकल अथॉरिटी और एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये तो है ही पर्सन। इसके अलावा कोई और पर्सन है, जैसे मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो भी क्या मान लिया जाएगा, पर्सन। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन। दूसरा असेसी। असेसी मतलब कोई भी पर्सन जिसको इनकम टैक्स में या तो टैक्स पे करना है या इंटरेस्ट या पेनल्टी, या तो टैक्स या इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी है, वो बन जाता है असेसी। और असेसी के डेफिनेशन में 2 वर्ड और आ जाते हैं, एक डीम्ड असेसी और एक असेसी इन डिफॉल्ट। डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट ये क्या होते हैं, ये आपको आगे जाके पता पड़ जाएंगे। फिर अपन ने देखा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर होता है इनकम अर्निंग ईयर, जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, टैक्स पेमेंट ईयर। तो जिस ईयर में आप प्रीवियस ईयर का टैक्स जमा करते हो या टैक्स का पेमेंट करते हो, जिस ईयर में आपका असेसमेंट होता है, वो होता है असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर होता है इनकम अर्निंग ईयर, असेसमेंट ईयर होता है टैक्स पेमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जो होता है असेसमेंट ईयर के जस्ट पीछे वाला साल होता है, जस्ट पीछे वाला साल, और असेसमेंट ईयर जस्ट आगे वाला साल होता है। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का पीरियड होता है, हमेशा 12 मंथ्स का पीरियड होता है। और प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है और छोटा पीरियड भी हो सकता है। छोटा पीरियड कब होगा, मान लो आपने कोई न्यू बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया, या पहली बार आपने इनकम कमाना स्टार्ट किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो आपने 1 सितंबर से बिजनेस स्टार्ट किया, या 1 सितंबर से मान लो आप जॉब पे लगे, तो ऐसे केस में प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया या न्यू इनकम कमाना स्टार्ट किया, उस दिन से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा। तो प्रीवियस ईयर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 12 मंथ्स का होगा, छोटा पीरियड भी हो सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का माना जाता है। अब
फाइनेंस एक्ट 23 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फाइनेंस एक्ट 23 के अकॉर्डिंग आपके लिए जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो क्या है, प्रीवियस ईयर 23-24, और जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वो क्या है, असेसमेंट ईयर 24-25। मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा रेलिवेंट, 23-24। इनकम अर्निंग ईयर कौन सा माना जाएगा आपका, 23-24, और टैक्स पेमेंट ईयर कौन सा माना जाएगा, असेसमेंट ईयर 24-25। आपके इसी ईयर के जनरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल इनकम निकलवाएगा आपको इसी टाइम की, या टैक्स लायबिलिटी इसी टाइम की आपकी निकलवाई जाएगी। फिर अपन ने देखा जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलते हैं इनकम टैक्स का, कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। बाकी ये बात क्या है, किताबों की बात है। किताबों की बात कैसे है, गवर्नमेंट आपको पागल बनाती है, गवर्नमेंट आपसे पहले ही टैक्स लेती है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे पहले ही टैक्स ले लेती है। कैसे टैक्स ले लेती है, या तो आपका टीडीएस कटवा लेती है, या आपका टीसीएस कलेक्ट करवा लेती है, या आपसे एडवांस टैक्स के नाम पे पहले ही प्रीवियस ईयर के अंदर ही 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स वसूल लेती है। तो ये बात तो वैसे बातों नहीं है। बाकी चाहो तो आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में दे सकते हो, बस उस केस में क्या होगा, आपके फिर इंटरेस्ट वगैरह गवर्नमेंट लगा देती है, इंटरेस्ट वगैरह लगा देती है। हाँ, प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट होता है वो हमेशा असेसमेंट ईयर में होता है। आपको रिटर्न कब बननी पड़ती है प्रीवियस ईयर की, असेसमेंट ईयर में। कब तक रिटर्न फाइलिंग का टाइम होता है, आपने पढ़ रखा होगा 31 जुलाई या 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, 3 केस होते हैं रिटर्न के। वो कब के होते हैं, वो हमेशा असेसमेंट ईयर के होते हैं, वो हमेशा असेसमेंट ईयर के होते हैं। अब इस जनरल रूल का कुछ एक्सेप्शन भी बता रखे हैं, 5 ऐसे केस बता रखे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा, और प्रीवियस ईयर में ही आपका असेसमेंट भी हो जाएगा। सारे काम प्रीवियस ईयर में हो जाएंगे, सारे काम प्रीवियस ईयर में हो जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर के अंदर रिटर्न वगैरह सब भरनी पड़ जाएगी। पहला केस है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। कोई नॉन रेजिडेंट बाहर का व्यक्ति है जिसका शिपिंग का बिजनेस है, तो उसके प्रीवियस ईयर इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाएगा। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है या लंबे समय के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा। तीसरा, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कोई बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बीच में ही बंद हो गया, तो उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा। आगे बता रखा है इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर एसेट फॉर अवॉइडिंग टैक्स। कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपने एसेट ट्रांसफर करते हुए पकड़ा गया ताकि टैक्स को अवॉइड कर सके, ताकि खुद दिवालिया हो जाए और टैक्स ना देना पड़े। कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाएगा। और लास्ट है कोई एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए बने थे या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बने थे और उनका पर्पस पूरा हो गया, उनका टाइम पूरा हो गया, तो उनकी प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लग जाएगा। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, कुछ मंथ के लिए बनते हैं, तो जितना उन्होंने अर्न किया प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में उनका लग जाता है। तो ये केस थे जहाँ प्रीवियस ईयर इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा, सारा असेसमेंट वगैरह भी प्रीवियस ईयर के अंदर हो जाएगा। इसमें देखो जो पहला केस था ये तो कंपलसरी था, इसमें तो हमेशा ऐसा ही होगा। कौन सा, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस वाला। बाकी नीचे के जो 4 केस है ये एओ के ऊपर, असेसिंग ऑफिसर के ऊपर, जो डिपार्टमेंट का बंदा एओ है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। वो चाहे तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में लगा दे, चाहे तो असेसमेंट ईयर में असेसमेंट कर दे, कैसा भी कर सकते हैं वो। ये 4 केस में एओ के ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर अपन ने देखा एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। एक और बेसिक कंसेप्ट था, अगर आपने इनकम को अप्लाई किया, मतलब असेसी ने अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी, अपनी इच्छा से करी, असेसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, इच्छा से करी, असेसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, वो असेसी की हैंड्स में टैक्सेबल होगी, असेसी की इनकम मानी जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा था रोहित, सीए बन गया, सीए बनने के बाद वो मंदिर गया, मंदिर में उसने मन्नत मांगी कि भगवान मेरी जॉब लगा देना, अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं मेरी 1 मंथ की सैलरी इस मंदिर में डोनेट कर दूंगा, दान कर दूंगा। अब उस रोहित की जॉब भी लग गई, जॉब लग गई तो उसने अपने एम्प्लॉयर को, मान लो उसकी जॉब एक फर्म में लग गई, तो उसने उस फर्म को बोला कि मैंने सीए बनने के बाद मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं मेरी 1 मंथ की सैलरी इस पर्टिकुलर मंदिर में दान करूंगा। तो आप ऐसा करो, मुझे मेरी 11 मंथ की सैलरी दे दो और मेरी 1 मंथ की जो सैलरी है वो उस मंदिर में दे देना। ऐसा एम्प्लॉयर को बोला, किसने, रोहित ने, वो उस मंदिर में दे देना। तो बताओ रोहित की सैलरी की इनकम कितनी मानी जाएगी, 11 मंथ की मानी जाएगी, 11 की नहीं मानी जाएगी, पूरी 12 मंथ्स की मानी जाएगी। जो उसने 1 मंथ की सैलरी मंदिर में दिलवाई है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। रोहित ने अपनी इच्छा से दिलवाई है, रोहित का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। रोहित मान लो दान नहीं भी देता तो भगवान उसको पकड़ने नहीं आते, तो रोहित ने अपनी इच्छा से करवाई है, रोहित का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, उसके 12 मंथ्स की सैलरी की इनकम मानी जाएगी। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, एक पर्सन है मिस्टर ए, जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, पर मंथ 1 लाख रुपीज़ अर्न करता है, और वो क्या करता है, इस 1 लाख में से हर मंथ 40,000 रुपीज़ अपने वाइफ को, चिल्ड्रन को, गर्लफ्रेंड वगैरह को घूमने फिरने के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, घर खर्च के लिए दे देता है। तो मिस्टर ए ये बोल सकता है कि उसकी इनकम 1 लाख माइनस 40,000 60,000 मानो, 60,000 पर मंथ मानो। ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि जो 40,000 उसने ट्रांसफर करे ना, अपनी इच्छा से करें, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, उसने नेचुरल लव और अफेक्शन में करें, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। तो मिस्टर ए की इनकम कितनी मानी जाएगी, 1 लाख पर मंथ ही मानी जाएगी, 1 लाख पर मंथ ही उसकी इनकम मानी जाएगी। जो उसने 40,000 ट्रांसफर करे, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब बेसिकली क्या होता है, आपने
कोई पर्सनल खर्चा किया या इनकम को पर्सनल नेचर के लिए अप्लाई किया, पर्सनल खर्चे के लिए आपने इनकम को अप्लाई किया, उसे ही बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। तो उसका कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता, वो आपकी इनकम का ही पार्ट माना जाता है, वो आपकी इनकम का ही पार्ट माना जाता है। मान लो आप 20 लाख जॉब से कमाते हो सैलरी, अब 20 लाख आप अर्न करते हो, आपके घर खर्च में हर साल 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी की इनकम 16 लाख मानी जाती है क्या? ऐसा नहीं माना जाता। 16 लाख नहीं मानी जाती, 20 लाख ही मानी जाती है। जो आप घर खर्च के लिए पैसे खर्च करते हो, आटा वगैरह खरीदते हो, खाने पीने के लिए पैसा खर्च करते हो, तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दूसरा है डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है? असेसी ने इनकम ट्रांसफर करी, असेसी का ऑब्लिगेशन था, और ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट हुआ था? या तो डीड के थ्रू या लो के थ्रू। असेसी ने इनकम ट्रांसफर करी, असेसी का ऑब्लिगेशन था, और ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट हुआ था? या तो डीड के थ्रू क्रिएट हुआ था या लो के थ्रू, या तो डीड बनी हुई थी या लो बना हुआ था। अगर ऐसा केस है तो वो बन जाता है डाइवर्जन ऑफ इनकम, वो डाइवर्जन ऑफ इनकम बन जाता है। ये डाइवर्जन ऑफ इनकम केस लो से आया था। केस लो से कैसे आया था? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। केस लो का एग्जाम्पल है, एक फर्म है ABC फर्म, 3 पार्टनर थे A, B और C। डीड में लिखा हुआ था कि अगर C की डेथ हो जाती है, C की डेथ हो जाती है तो फर्म के प्रॉफिट का 20% हिस्सा, फर्म के प्रॉफिट का जो भी 20% हिस्सा है वो C की वाइफ को दिया जाएगा। करंट ईयर में मान लो C मर गया, और करंट ईयर में फर्म को प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। फर्म ने क्या किया? एज पर डीड 2 लाख, 10 लाख का 20%, 2 लाख C की वाइफ को पे कर दिया एज पर डीड। 2 लाख C की वाइफ को पे कर दिया एज पर डीड। बताओ ये 2 लाख जो पेमेंट किया क्या है? एप्लीकेशन है, डाइवर्जन है? ये है डाइवर्जन ऑफ इनकम। क्योंकि फर्म ने जो इनकम ट्रांसफर करी है, फर्म का क्या था? ऑब्लिगेशन था। और फर्म का ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट हुआ था? या तो डीड या लो। डीड बनी हुई थी, और डीड में लिखा हुआ था अगर C की डेथ हो जाती है तो फर्म को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये 2 लाख क्या है? डाइवर्जन ऑफ इनकम। और डाइवर्जन ऑफ इनकम का केस है तो फर्म को इस अमाउंट की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। ये फर्म की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो इस केस में फर्म को प्रॉफिट 10 लाख का हुआ है तो फर्म की इनकम कितनी मानी जाएगी? 8 लाख मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 8 लाख। 10 लाख नहीं मानी जाएगी। ये 2 लाख जो C की वाइफ को दिया गया है, ये C की वाइफ की इनकम मानी जाएगी। ये होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। और ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया ना, ये केस लो का एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको करवा दिया एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम। कभी कभार इसको गलती से MCQ में पूछ सकता है। अब आप आ जाओ आगे, चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 4। चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि कौन से अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कब लगेगा, किस रेट से लगेगा। कौन से अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कब लगेगा, किस रेट से लगेगा, ये होता है चार्जिंग सेक्शन। तो इनकम टैक्स, पूरे इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 4। ये बोलता है इनकम टैक्स लगेगा टोटल इनकम पे लगेगा। किस पे लगेगा? टोटल इनकम। एवरी पर्सन के ऊपर लगेगा, हर पर्सन के ऊपर लगेगा, हर पर्सन की टोटल इनकम पे लगेगा। तो इनकम टैक्स लगेगा एवरी पर्सन पे। अपन ने देखे थे ना पर्सन, सभी पर्सन पे लगेगा, सभी पर्सन की टोटल इनकम पे लगेगा। और किस रेट से लगेगा? या तो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में जो रेट दे रखी है वो रेट ले लो, या इनकम टैक्स की रेट, या तो फाइनेंस एक्ट जो है आपका, फाइनेंस एक्ट 23 उसके शेड्यूल 1 में जो रेट दे रखी है उस रेट से लगेगा, या इनकम टैक्स एक्ट की रेट से लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट में भी रेट दे रखी है। अब आप बोलोगे फाइनेंस एक्ट में कौन सी रेट दे रखी है? देखो फाइनेंस एक्ट में तो दे रखी है जनरल टैक्स रेट। क्या दे रखी है? जनरल टैक्स रेट। और इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है 2 तरह की रेट, एक तो स्पेशल टैक्स रेट और एक कंसेशनल टैक्स रेट। एक स्पेशल टैक्स रेट और एक कंसेशनल टैक्स रेट। अभी क्या क्या होती है ये सभी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो इनकम टैक्स एवरी पर्सन पे लगेगा। किस पे लगेगा? टोटल इनकम के ऊपर। अब आप बोलोगे टोटल इनकम क्या होती है? तो देखो टोटल इनकम निकालते कैसे हैं उसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है यहाँ पे। और टोटल इनकम निकालने का यहाँ क्वेश्चन भी आता है, आपकी कंपनी का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इंडिविजुअल वगैरह का नहीं आता, मेनली कंपनी का आता है। कंपनी की आपको टोटल इनकम निकालनी होती है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है जिस भी बंदे की टोटल इनकम निकाल रहे हो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंशियल स्टेट है, वो इंडिया का है बाहर का। तो चेक करना पड़ता है। देखो इंडिया वाले बंदे की इंडिया के अंदर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो इंडिया में अर्न करे चाहे इंडिया के बाहर अर्न करे। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होता है ना, जो नॉन रेजिडेंट होता है मतलब कोई बाहर का बंदा है, उसकी इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? ओनली इंडिया वाली इनकम। बाहर की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ओनली इंडिया वाली इनकम। इस कारण चेक करना पड़ता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में चेक नहीं करना होता, आपको तो सीधी टोटल इनकम निकालनी होती है। बता रखा होता है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट वाला केस। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है आपको? ईच हेड, इनकम के टोटल 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सभी हेड की आपको इनकम निकालनी है, 5 हेड की इनकम निकालनी है। अब आपके कोर्स में कौन कौन सी हैं मेन हेड? आपके जो हैं ये हैं 3, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। क्योंकि कंपनी का क्वेश्चन आएगा, कंपनी की कभी भी सैलरी की इनकम नहीं होती। सैलरी आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं है, उसको भूल जाओ, कुछ काम का नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। इसके बाद बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सबसे ज़्यादा मेन है। और इन 3 हेड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके होते हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशन के। मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो 10 नंबर का पार्ट किसका होगा उसमें? 10 से 12 नंबर का बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट होगा। गलती से कभी कभार एक आध पॉइंट कैपिटल गेन का आ जाता है, एक आध पॉइंट अदर सोर्स का भी आ जाता है उसमें। मेन उसमें क्या होता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये आपको इनकम निकालनी पड़ेगी। कभी कभी तो क्या होता है, पूरा ही बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, कैपिटल गेन अदर सोर्स होता ही नहीं है। तो ये आपने 5 हेड की इनकम निकाल दी। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अगर कोई क्लबिंग वाला केस है
क्लबिंग मतलब क्या होता है, जब अपन किसी और बंदे की इनकम किसी और बंदे के अर्न्स में टैक्सेबल कर देते हैं, इसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसे मान लो एक माइनर चाइल्ड है अमन का, माइनर चाइल्ड मतलब 18 साल से कम का है। अब माइनर चाइल्ड से तो टैक्स ले नहीं सकते, तो माइनर चाइल्ड के इनकम को अपन क्या कर देंगे, अमन की इनकम बना देंगे, उसके पापा की इनकम बना देंगे, इसे ही बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये भी CA में कुछ काम का नहीं होता, कोई पॉइंट आता नहीं है, फिर भी है मान लो क्लबिंग कर देंगे। वैसे इंडिविजुअल वगैरह के केस में तो कुछ काम का नहीं होता। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस करेंगे अपन। मान लो एक हेड में आपका इनकम आ रही है, एक में प्रॉफिट आ रहा है, तो अपन एक में इनकम आ रही है, एक में लॉस आ रहा है, तो अपन सेट ऑफ करने का ट्राई करेंगे, सेट ऑफ नहीं हो पाते तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आपकी आ जाती है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से आपको मिलता है चैप्टर 6 के डिडक्शन। चैप्टर 6 के डिडक्शन लेस करेंगे। चैप्टर 6 के डिडक्शन होते हैं सेक्शन 80 से लेकर के 80U तक, ये डिडक्शन लेस करेंगे अपन, और आपकी आ जाएगी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, जिसको टोटल इनकम भी बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। कुछ भी बोल दो एक ही बात है, टोटल इनकम बोल दो, टैक्सेबल इनकम बोल दो, या नेट टैक्सेबल इनकम। यहाँ तक हो गया। कभी कभी पूछ लेता है आपको टैक्स लाइबिलिटी पूछे तो टैक्स कैसे निकालोगे टोटल इनकम पे, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल इनकम के दो टुकड़े करने पड़ेंगे, जनरल रेट इनकम और स्पेशल रेट इनकम। इनकम दो तरह की होती है, या तो ऐसी इनकम होती है जिसपे जनरल रेट लगती है, या ऐसी इनकम होती है जिसपे स्पेशल रेट लगती है। जैसे आपने सुन रखा हो कि लॉटरी पे 30% लगती है, वो क्या है, स्पेशल रेट। आपने सुन रखा हो जो लॉन्ग टर्म गेन होता है 112 वाला, सेक्शन 112 वाला, उस पर 20% रेट लगती है, वो क्या है, स्पेशल रेट। वो क्या है, स्पेशल रेट। तो ऐसे स्पेशल रेट इनकम को अपन अलग कर देंगे। बाकी जो जनरल रेट इनकम बच गई, जैसे सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, इनको अपन अलग कर देंगे। तो जनरल रेट इनकम पे क्या लगाएंगे अपन, जनरल टैक्स रेट, जो फाइनेंस एक्ट में दे रखी है। या तो जनरल टैक्स रेट लगा देंगे, या आपको ऑप्शन दे रखा है, कुछ कंसेशनल टैक्स रेट बता रखी है इनकम टैक्स एक्ट में, जो भी आपके फायदेमंद है वो देख सकते हो, जनरल टैक्स रेट या कंसेशनल टैक्स रेट कैसे लगा सकते हैं अभी आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन स्पेशल रेट इनकम पे आपको क्या लगानी पड़ेगी, स्पेशल टैक्स रेट, जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, कुछ स्पेशल सेक्शन दे रखे हैं, कंपलसरी आपको वही लगानी पड़ेगी। तो जनरल इनकम को अलग करो, स्पेशल इनकम को अलग करो। जनरल इनकम पे या तो जनरल टैक्स रेट लगेगी या कंसेशनल टैक्स रेट लगेगी, जो भी क्वेश्चन में बोल रखा है उस अकॉर्डिंग लगा देंगे। लेकिन स्पेशल रेट इनकम पे कुछ भी हो जाए, स्पेशल रेट वाले जो सेक्शन होते हैं वो सभी को ओवरराइड करते हैं, तो उन पे हमेशा क्या लगेगी, स्पेशल टैक्स रेट, कंपलसरी लगेगी, वही लगेगी, कंपलसरी वही लगेगी। ये आ जाएगा आपका टैक्स। इसमें अपन ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज का ऐड होता है अगर आपकी टोटल इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, अमीर लोगों पे लगता है बेसिकली। फिर इसमें ऐड करेंगे अपन सेस। टैक्स और सरचार्ज के टोटल का 4% हमेशा लगता है, हर केस में लगता है, टैक्स और सरचार्ज के टोटल का लगता है। ये आपकी आ जाती है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ये निकलवाता है जनरली टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब कभी कभार क्या होता है, आपका मान लो TDS कटा हुआ है, या TCS कलेक्ट हो रखा है आपका, या आपने एडवांस टैक्स जमा करवा रखा है, तो आप उसका क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, उसका क्रेडिट ले सकते हो। ये आपका जाता है नेट टैक्स पेएबल, अगर पॉजिटिव आता है तो। और मान लो कभी आपने क्या कर दिया, एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा करवा दिया, तो वो बन जाता है रिफंडेबल, नेट टैक्स रिफंडेबल। ये होता है पूरा प्रोसेस। अब इसमें राउंडिंग ऑफ कैसे करते हो वो भी देख लो। देखो राउंडिंग ऑफ आप ऐसा नहीं करते हर एड की करते हो, जैसे सैलरी की कर दी फिर हाउस प्रॉपर्टी की कर दी, ऐसा नहीं होता। आपको पहले निकालनी होती है टोटल इनकम निकाली, या टैक्सेबल इनकम निकाली, जिसको अपन टोटल इनकम भी बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। तो टोटल इनकम की राउंडिंग ऑफ होती है इसमें नियरेस्ट ₹10 में। जैसे एग्जाम्पल ले लो, टोटल इनकम आपकी आई 10,80,514, कितना हो जाएगा, 10,80,510। टोटल इनकम आपकी आई 10,80,515, राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 10,80,520, मतलब 1 2 3 4 आता है लास्ट फिगर, तो ये लो राउंड ऑफ होगा। 5 6 7 8 9 आया तो अपर राउंड ऑफ होगा, नियरेस्ट ₹10 में राउंड ऑफ होगा। ऐसे ही टैक्स पेबल राउंड ऑफ होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले क्या करोगे, टैक्स को राउंड ऑफ किया, फिर सरचार्ज को राउंड ऑफ किया, फिर सेस को राउंड ऑफ किया, ऐसा नहीं करना। जो लास्ट फिगर आता है टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेबल जो भी आता है, उस टैक्स पेबल को, टैक्स लाइबिलिटी को आपको राउंड ऑफ करना है, वही सेम नियरेस्ट ₹10 में राउंड ऑफ करना है। अब अपन देखते हैं टैक्स रेट। टैक्स रेट में सबसे पहले अपन देख लेते हैं जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट कहाँ दे रखी है आपको, फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 में। इसमें सबसे पहले बता रखा है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन पे लगता है स्लैब कैसा लगता है, अगर इन लोगों की कौन, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों की अगर टोटल इनकम 2,50,000 तक आती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख वाली इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पे 20% और अबाउट 10 लाख पे 30%। तो जो 2,50,000 तक आती है इसे क्या बोलते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 2,50,000 की इनको क्या मिली हुई है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 2,50,000 तक अगर इनकी टोटल इनकम आती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अबाउट 10 लाख 30%। अब अगला पॉइंट बता रखा है, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कौन है, इंडिविजुअल है, और वो भी कौन सा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट इंडिविजुअल, खाली इंडिविजुअल की बात हो रही है, जिसकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, या तो प्रीवियस ईयर के अंदर या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर के अंदर। मैंने क्या बोला, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर से उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है, या तो प्रीवियस ईयर के अंदर या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर के अंदर, वो बन जाता है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन।
उसके केस में स्लैब क्या हो जाता है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख 30%। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट दे दिया बूढ़े लोगों को। वैसे तो 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी, इनकी क्या हो जाती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। फिर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वापस रेजिडेंट, और वो भी कौन सा, खाली इंडिविजुअल भी कौन सा, रेजिडेंट। एज कितनी, 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा, या तो प्रीवियस ईयर के अंदर या असेसमेंट ईयर के फर्स्ट डे भी मान लो उसका 80th बर्थडे आ जाता है तो भी वो कवर हो जाएगा। जैसे मान लो आपका असेसमेंट ईयर है 24-25, तो इसका फर्स्ट डे क्या हो गया, 1 अप्रैल 24, तो 1 अप्रैल 24 को भी उसका अगर 80th बर्थडे आ गया तो भी वो इस कैटेगरी में क्या बन जाएगा, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन बन जाएगा। रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे उसको। उस केस में क्या होगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और अब 10 लाख 30%। उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी, 5 लाख, ज़्यादा बूढ़ा है तो। अब एक पॉइंट दे रखा है, एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 87 है, ये बोलता है कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिया का इंडिविजुअल है, उसको एक रिबेट मिलती है। अगर उसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, 5 लाख रुपये तक आ रही है, 5 लाख तक आ रही है तो ही रिबेट मिलती है। 5 लाख से अगर 10 रुपये भी ज़्यादा हो गई तो ये रिबेट नहीं मिलेगी। 87 की रिबेट कब मिलेगी, 5 लाख तक आ रही है तो ही मिलेगी। 5 लाख से 10 रुपीज़ भी ज़्यादा हो गई तो रिबेट नहीं मिलेगी। और रिबेट कितनी है, 12,500 और टैक्स अमाउंट, 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर। और इसी सेक्शन के कारण क्या होता है, मान लो कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी है और उसकी इनकम भी 5 लाख तक है, या कोई AOP है, HUF है, BOI है, इनकी इनकम भी अगर 5 लाख तक है तो इनके इनकम पे टैक्स 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स कितना बना, 12,500। मान लो एक इंडिविजुअल की इनकम है 5 लाख अमन की और उसकी एज 30 ईयर्स है, तो उसका टैक्स बना 12,500, और 12,500 की क्या मिल जाएगी आपको, ये रिबेट मिल जाएगी। 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवरेज लोअर, इसकी रिबेट मिल जाती है। अब इसमें बता रहा कि ये रिबेट जो होती है ना, सभी इनकम से मिल जाती है, जनरल इनकम से भी, स्पेशल इनकम से भी, लॉटरी इनकम, सभी इनकम से मिल जाती है, बस एक इनकम से नहीं मिलती। 112A वाला जो कैपिटल गेन आएगा, 112A वाला जो कैपिटल गेन होता है ना, ये स्पेशल कैपिटल गेन होता है, ये कुछ सर्टेन एसेट में लगता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इस वाले इनकम से नहीं मिलती। इस वाले इनकम से क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर इस कैपिटल गेन में एक बेनिफिट अलग से दे रखा है। इस कैपिटल गेन को 1 लाख तक अलग से एग्जेम्प्ट कर रखा है, 1 लाख तक इस कैपिटल गेन को अलग से एग्जेम्प्ट कर रखा है, और इस पर टैक्स की रेट भी काफ़ी कम लगा रखी है, ओनली 10% की लगा रखी है। इस कारण ये रिबेट इस इनकम से नहीं मिलती, बाकी सभी इनकम से ये रिबेट मिल जाती है। अब आप बोलोगे हमने कुछ सुना था कि ये रिबेट में चेंजेस वगैरह हुए। देखो चेंजेस जनरल स्लैब के लिए नहीं हुए, एक स्लैब और आएगा आपका सेक्शन 115 BAC, अपन अभी पढ़ेंगे कंसेशनल टैक्स रेट, वहाँ भी ये रिबेट मिलना स्टार्ट हो गई। और वहाँ जब रिबेट मिलेगी कैसे मिलती है वो अपन 115 BAC के साथ देखेंगे। 87A की रिबेट सेक्शन 115 BAC वाले स्लैब में कैसे मिलती है, वो कंसेशनल स्लैब में कैसे मिलती है वो वहाँ देखेंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये रिबेट आपको जो निकालोगे ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करने से पहले आपको ये रिबेट देनी है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करने से पहले रिबेट देनी है। सेस का जो काम होता है इनकम टैक्स में, ध्यान रखना, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपन 4% ऐड करते हैं ना, एंड में सारे काम होने के बाद एंड में ऐड किया जाता है उसको, एंड में, उसको कभी भी पहले मत कर देना है, नहीं तो आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। रिबेट कैसे मिलती है मैंने बता ही दिया। अब फर्म लोकल अथॉरिटी के केस में फ्लैट रेट लगती है 30% की, स्लैब नहीं लगता, सीधा 30% की रेट लग जाती है। 1 लाख की इनकम है, सीधा 30% लगा देंगे, 30,000 का आ जाएगा टैक्स। कंपनी के केस में 2 तरह की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी या तो इंडियन कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो डिविडेंड का पेमेंट इंडिया वाली इनकम से करती है, वो बन जाती है डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और जो कंपनी सेक्टर में रजिस्टर्ड है वो बनती है इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब होता है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, जो भी कंपनी बच गई वो बन जाती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पे लगेगी रेट 40% की फ्लैट रेट। डोमेस्टिक कंपनी पे जो फ्लैट रेट लगती है 2 रेट बता रखी है। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर कब का, प्रीवियस ईयर 21-22 का, पीछे के 2 साल का, मतलब 2 साल पुराना देखेंगे। प्रीवियस ईयर 23-24 है आपके लिए, उसके लिए 2 साल पुराना देखेंगे। अगर कितना है, अप टू ₹400 करोड़ है, 400 करोड़ रुपए तक है, तो 25%, 400 करोड़ रुपए से थोड़ा भी ज़्यादा, 1 रुपये भी ज़्यादा हो गया तो 30%। मान लो आपको टर्नओवर नहीं दे रखा 2 साल पुराना, क्या लगाओगे, 30%। मान लो कंपनी न्यू बनी है, पहले थी नहीं, तो भी क्या लगाओगे, 30। ये मत मानना 0 था, ये मत मानना। तो न्यू बनी है करंट ईयर में, तो भी क्या लगाओगे, 30। टर्नओवर दे रखा है और वो 400 करोड़ रुपए तक है, तो ही लगाना 25, नहीं तो इंस्टीट्यूट क्या फॉलो करता है, 30। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लगता है स्लैब, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पर्सन माना जाता है, इसमें स्लैब लगता है। स्लैब क्या लगता है, टोटल इनकम 10,000 तक है 10% की रेट, 10,000 से ज़्यादा 20,000 तक है तो 20% की रेट, और अबाउट 20,000 है तो 30% की टैक्स रेट लग जाती है। ये था टैक्स रेट। अब फाइनेंस रेट में सरचार्ज भी दे रखा है। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगता है, बेसिकली अमीर लोगों पे लगता है। जब आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तब सरचार्ज लगता है। ये किस पे लगता है, टैक्स के ऊपर लगता है, ये इनकम के ऊपर नहीं लगता। टैक्स की परसेंटेज तो अपन इनकम पे लगाते हैं, टोटल इनकम पे लगाते हैं। जनरल इनकम अलग करते हैं, स्पेशल इनकम अलग करते हैं, लेकिन सरचार्ज जो लगाते हैं वो इनकम पे जो टैक्स बना उस टैक्स पे लगाते हैं, उस टैक्स पे लगाते हैं।
तो सरचार्ज क्या लगता है, सबसे पहले इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, वीवाई, आर्टिफिशियल यूटिलिटी पर पर्सन। अगर इनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से ज़्यादा अप टू 1 करोड़ है तो 10% ऑफ टैक्स। 1 करोड़ से भी ज़्यादा 2 करोड़ तक है तो 15% ऑफ टैक्स हो जाएगा। 2 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 5 करोड़ है तो 25% ऑफ टैक्स हो जाएगा। और 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 37% ऑफ टैक्स। ये सरचार्ज आपके लगेगा। नील, 10, 15, 25 और 37% ये सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज ये ध्यान रखना, ये स्लैब नहीं है, ये फ्लैट रेट है। मान लो एक बंदा था रोहित, उसकी टोटल इनकम 6 करोड़ आ रही है तो 6 करोड़ पे जितना भी टैक्स बना क्या रेट लग जाएगी सरचार्ज की 37। ऐसा नहीं होगा कि 50 लाख तक नील, 57 करोड़ तक 10%, ऐसा नहीं होगा। क्या लग जाएगी, टोटल इनकम में जो टैक्स बना उसका सीधा 37 लग जाएगी। और ध्यान रखना सरचार्ज किसका लगता है, टैक्स का। इनकम का मत कर देना कि आपकी इनकम मान लो 5 करोड़ 50 लाख है तो 5 करोड़ 50 लाख का 37% कर दिया, वो मत कर देना। 5 करोड़ 50 लाख पे पहले टैक्स निकालो और टैक्स का क्या करो, टैक्स का सरचार्ज लगाओ, टैक्स का सरचार्ज लगाओ। आगे से नोट दे रखा है, अगर आपकी 4 नेचर की इनकम है तो इन पे जो सरचार्ज की हाई वाली रेट है 25 वाली और 37 वाली वो अप्लाई नहीं होगी। मतलब इन 4 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज आप कितना लगा सकते हो, 15%। चाहे 50 करोड़ हो चाहे 200 करोड़ की इनकम हो, कितनी भी हो, कितना लगा सकते हो, 15%। कौन कौन से, एलटीसीजी 111A वाला, एलटीसीजी 112A वाला, एलटीसीजी 112 वाला और डिविडेंड। क्या क्या बोला मैंने, एलटीसीजी 111A वाला, एलटीसीजी 112A वाला, एलटीसीजी 112 वाला और डिविडेंड इनकम। ये 3 तो कैपिटल गेन की इनकम है। तो शॉर्ट टर्म गेन है 111A पे, 111A में 3 एसेट बता रखे हैं, उन पे शॉर्ट टर्म गेन होता है। तो 2 LTCG 112A में 3 एसेट बता रखे हैं, उन पे LTCG होता है। तो और दूसरा LTCG 112 वाला, बाकी सारे एसेट का LTCG 112 में जाता है। तो इन इनकम पे और एक डिविडेंड इनकम पे, इन 4 इनकम पे आप मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगा सकते हो, 15% तक। मान लो ये इनकम आपकी डिविडेंड की इनकम मान लो आपकी 6 करोड़ की है तो आप सोचो 37 लगा दे, 37 नहीं लग सकता सरचार्ज, कितना लगेगा मैक्सिमम, 15% तक आप लगा सकते हो। अब इसमें क्या है, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। मान लो आपकी अदर इनकम भी है और ये 4 इनकम भी है, इन नेचर की इनकम भी है, मतलब कैपिटल गेन और डिविडेंड वाली इनकम भी है। तो दोनों इनकम मान लो करोड़ों में, ऐसे केस में सरचार्ज कैसे लगाओगे, तो उसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक पर्सन है रोहित, पहला केस देखते हैं इसका। देखो पहला केस, कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम इसकी थी 15 लाख की, अदर इनकम इसकी थी 30 लाख की, टोटल इनकम आई इसकी 45 लाख की। बताओ सरचार्ज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अपन सरचार्ज लगाने के लिए क्या देखते हैं, ध्यान देना, अपन देखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम देखते हैं अपन, ऐसा नहीं कि अदर इनकम देखते हैं या कैपिटल गेन इनकम देखते हैं, अपन देखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम इसकी देखो 50 लाख तक है, अप टू 50 लाख है, सरचार्ज लगेगा ही नहीं, कोई सी भी इनकम नहीं लगेगा। ना तो डिविडेंड वाले पे लगेगा, मतलब ना तो कैपिटल गेन डिविडेंड वाले पे लगेगा, ना ही अदर इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर लगेगा, किसी पे भी नहीं लगेगा। दूसरा केस, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम 50 लाख है, अदर इनकम 40 लाख है, टोटल इनकम होगी 90 लाख। 50 लाख से ज़्यादा अप टू 1 करोड़, क्या रेट होगी सरचार्ज की, 10%। सीधा 10% लगा दो, 10% में कोई दिक्कत नहीं है, 10% में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी इनकम पे 10% लगा देंगे, पूरी इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस पर 10% लगा देंगे। थर्ड केस, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम 80 लाख है, अदर इनकम है 90 लाख, टोटल हो गई 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़, रेट क्या हो जाती है सरचार्ज की, 15%। तो 15% में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 15% लगा दो, पूरी इनकम पे 15%, जो भी टैक्स बना उस पर 15% लगा दो, 15% तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, अप टू ₹2 करोड़ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा आ रही है। अब आ जाओ फोर्थ केस, देखो ये है स्पेशल केस जो ब्लू हो रखा है। क्या है, कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम है 2 करोड़ 20 लाख, अदर इनकम 40 लाख, टोटल इनकम आ गई 2 करोड़ 60 लाख। अब देखो टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़, रेट क्या, 25%। अपन तो देखते हैं टोटल इनकम, तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो 25% लग जानी चाहिए थी, लेकिन आपको इनकम टैक्स वालों ने एक बेनिफिट दे दिया। आपको इनकम टैक्स वालों ने बोला कि जो आपकी टोटल, देखो अपन कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम पे तो कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम 15 लगा सकते हैं, तो इन पे तो लगा दिया 50, इस पर तो लगा दिया 15, इस पर 25 लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर अपन ने पॉइंट देख लिया, ऊपर पॉइंट देख लिया कि इन पे 25 और 37 लग नहीं सकता, तो इन पे तो इस पे तो लगा दिया अपन ने बिना देखे 15, मैक्सिमम कितना लगा दिया 15। अब इनकम टैक्स वालों ने आपको एक बेनिफिट और दे दिया। वैसे तो क्या होना चाहिए था, इस पर 15 लग गया, और जो आपकी अदर इनकम है उस पर लग जाना चाहिए था 25, क्योंकि अपन सरचार्ज लगाने के लिए क्या देखते हैं, टोटल इनकम देखते हैं। टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा है, देखो अप टू 5 करोड़ है, तो 25 लगना चाहिए था, लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो 15 लगता है, तो उस पर 15 लगा दिया। अदर पे लगा देते अपन 25, क्योंकि अपन टोटल देखते हैं, अपन अदर तो देखते नहीं। लेकिन इनकम टैक्स वालों ने बोला अगर आपकी जो टोटल इनकम है 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, और उसको 2 करोड़ से ज़्यादा जाने का जो कारण है, जो रीजन है, वो क्या है, कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम। आपका 2 करोड़ से ज़्यादा जाने का कारण क्या है, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। तो आप क्या करो, तो फिर देखो आप ऐसा करो कि 50 आपके लगेगा 25 अदर इनकम पे, लेकिन आप 25 मत लगाओ, आप खाली 15 ही लगा दो। मैंने ऊपर लिख रखा है प्रोविजन, क्या बोला मैंने, अगर आपकी जो टोटल इनकम है 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, क्यों जा रही है, कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण, तो आप क्या करो, अदर इनकम में 25 की जगह 15 ही लगा दो, 15 ही लगा लो, 15 ही लगा लो। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल में अगर कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम नहीं होती,
तो आपकी इनकम आती 40 लाख आती। तो आपकी टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा क्यों गई है? कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम के कारण। कैपिटल गेन डिविडेंड नहीं होती तो 2 करोड़ से कम ही रहती है, तो 15 लगा। अब ऐसा भी मत कर देना कि आप अदर इनकम देखोगे, अदर इनकम 40 लाख है तो 40 लाख तक तो कोई सरचार्ज लगता नहीं है तो अदर इनकम में नहीं लगा देते, ऐसा भी नहीं करते। अपन सरचार्ज लगाने के लिए कभी भी अदर इनकम नहीं देखते, देखते हैं अपन टोटल इनकम, और टोटल इनकम देखते हैं तो अकॉर्डिंग तो 25 लगना चाहिए था, ये तो थोड़ा बेनिफिट दे दिया इनकम टैक्स वालों ने। ये है केस। मान लो मैं उल्टा करता इसको, एक एग्जाम्पल कोई एक केस बनाता मैं कि कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम है 40 लाख, अदर इनकम आपकी 2 करोड़ 20 लाख और टोटल है 2 करोड़ 60 लाख, टोटल वही है। अब क्या करते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़, तो कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो 15 लगाओगे। अब ये मत देख लेना कैपिटल गेन डिविडेंड तो 40 लाख है तो नील कर दें, वो मत कर देना नील, टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ज़्यादा है ना, तो 25 लगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बोल दिया कैपिटल गेन डिविडेंड पे आप 25 नहीं लगा सकते, तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हो 15, तो उस पर लगा दिया 15। अब देखो अदर इनकम पे, अदर इनकम पे क्या करोगे, कितना लगाओगे, यहाँ लग जाएगा 25 अदर इनकम पे। 25 को लग जाएगा अदर इनकम पे जो टैक्स आया उस पर, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25 की रेट लगेगी। अब देखो टोटल इनकम जो 2 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, ये कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम के कारण जा रही है क्या? इसके कारण नहीं जा रही। अगर मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड नहीं भी होता तो खुद भी अकेले ही 2 करोड़ से ज़्यादा थी, अकेले खुद क्या थी 2 करोड़ से ज़्यादा थी, तो इस पर क्या कर दिया अपन ने, अदर इनकम पे 25 लगा दिया। अब केस 5 देख लो, केस 5 भी ऐसा ही है, थोड़ा सा नॉर्मल केस है। आपकी कैपिटल गेन डिविडेंड 1 करोड़ है, अदर इनकम 2.5 करोड़ है, टोटल इनकम हो गई 3.5 करोड़, तो कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो आप 15 लगा सकते हो, 25 नहीं लगा सकते। लेकिन अदर इनकम में कितना लगाओगे, यहाँ 25 लग जाएगा, 25 को लग जाएगा। आपकी अदर इनकम देखो 2 करोड़ से खुद ही ज़्यादा है, अगर मान लो कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम भी नहीं होती तो खुद ही 2 करोड़ से ज़्यादा होती, तो उस पर 25 लगा देंगे। वो आपको जो 0.4 में बेनिफिट मिला था वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब पॉइंट नंबर 6 देख लो, कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम 3 करोड़ है, अदर इनकम 4 करोड़ है, टोटल इनकम हो गई 7 करोड़, टोटल इनकम 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई, 37% की रेट लगेगी, लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो 15 लगा सकते हो, तो इस पर लगा दिया 15। अब अदर पे कितना लगाओगे, 37 लगाओगे प्रोविजन के अकॉर्डिंग, नहीं यहाँ भी इनकम टैक्स वालों ने बेनिफिट दे दिया। ये बोले कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है 5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, 5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, और वो किसके कारण जा रही है, कैपिटल गेन और डिविडेंड के कारण, कैपिटल गेन और डिविडेंड के कारण जा रही है, तो क्या करो आप अदर इनकम पे जो टैक्स आया उस पर सरचार्ज 37 की जगह 25 लगा लो, 37 की जगह एक नीचे वाला 25 लगा लो। मान लो ये कैपिटल गेन डिविडेंड यहाँ नहीं होता तो अदर इनकम आपकी आती 4 करोड़, 2 से 5 करोड़ के बीच में रहती, 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाती, तो इन्होंने बोला 25 लगा दो। ये था 6 पॉइंट, सेम पॉइंट 4 की तरह, ये बस यहाँ लिमिट 5 करोड़ वाली आ गई। अब पॉइंट नंबर 7, कैपिटल गेन डिविडेंड 3 करोड़ है, अदर इनकम 6 करोड़ है, टोटल हो गई 9 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, 37 लगना चाहिए, लेकिन कैपिटल गेन डिविडेंड पे तो 15 लगेगा, 15 लगा दिया। अदर इनकम पे कितना लगाओगे, 37 लगना चाहिए, 37 लगा देंगे। यहाँ वो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा जो 0.6 में मिला था, क्यों नहीं मिलेगा, अगर मान लो आपकी कैपिटल गेन डिविडेंड की इनकम नहीं भी होती तो ये अकेले ही खुद अदर इनकम अकेले ही खुद 5 करोड़ से ज़्यादा थी, अकेले ही खुद 5 करोड़ से ज़्यादा थी, तो ये 37 लग जाएगा। ये था केस। तो प्रोविजन क्या था, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है, और क्यों जा रही है, कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण, कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम के कारण, तो जो अदर इनकम पे जो टैक्स बनेगा, अदर इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज की रेट क्या लगेगी वो बता रखा है। अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो 15% लगा देना, और अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 5 करोड़ तक है तो 25 लगा देना, 15 लगा देना और 25 लगा देना, जो अपन ने 0.4 और 0.6 किया है, 0.4 और 0.6 जो मैंने ब्लू कर रखे हैं, ये दोनों पॉइंट का ये है प्रोविजन। इसके बाद देखा मैंने फर्म लोकल अथॉरिटी, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% ऑफ टैक्स यहाँ सरचार्ज लग जाएगा। फिर देखा कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज की रेट क्या है, देखो डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेम है सरचार्ज की रेट, टोटल इनकम 1 करोड़ तक है कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 10 करोड़ है तो 7% ऑफ टैक्स, और अबाउट 10 करोड़ है तो 12% ऑफ टैक्स। फॉरेन कंपनी के केस में 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ 2% ऑफ टैक्स, और अबाउट 10 करोड़ है तो 5% ऑफ टैक्स। नील 7 12 नील 2 5, और एक कंपनी का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंडिविजुअल वगैरह का कुछ काम का नहीं होता। इंडिविजुअल का जो टैक्सेशन होता है वो इंटर लेवल पे आ चुका है, आपके इंटर लेवल पे पूछा जाता है, यहाँ इंडिविजुअल के क्वेश्चन आते भी नहीं है, यह मेन फोकस होता है कंपनी पे या कभी कभार फर्म वगैरह का पूछ लिया जाता है, या कोई अदर एंटिटी आएंगे अपनी कुछ, उनका टैक्सेशन आता है। अब लास्ट पे क्या लगता है, मैंने बताया था सेस लगता है 4% की रेट से, सभी केस में लगता है, सभी एसएससी पे, चाहे वो कंपनी हो चाहे फर्म हो चाहे इंडिविजुअल हो, सभी पे लगता है। टैक्स और सरचार्ज के टोटल का लगता है, टैक्स है तो टैक्स का लगेगा, सरचार्ज भी है तो टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल होता है उस अमाउंट का 4% क्या लगता है, सेस लगता है। ये भी इनकम पे नहीं लगता, टैक्स और सरचार्ज का जो फिगर है, टैक्स और सरचार्ज का फिगर उस पर लगता है, और तीनों को जोड़ते देते हो तो आ जाता है आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, वो होती है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का, ये कब लगता है, कब मिलती है रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ कब मिलती है,
जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण, जब आपका टैक्स इनकम को क्रॉस कर जाता है सरचार्ज के कारण, तब आपको मिलती है मार्जिनल रिलीफ, तब आपको मिलती है मार्जिनल रिलीफ। कब मिलती है देखो मैं आपको बताऊँ, बेसिकली जब आपकी इनकम जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लो इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है 50 लाख तक सरचार्ज लगता नहीं है। तो मान लो आपकी इनकम है, आप मान लो अमन हो, अमन की इनकम है 51 लाख या 50,50,000, थोड़ी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी बहुत का कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सरचार्ज की रेट इंडिविजुअल में कब चेंज होती है? 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे और 5 करोड़ पे। तो इनकम है अमन की मान लो 1 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 50,000, ऐसे इनकम है। जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, यहाँ जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है उस इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कंपनी के केस में सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है 1 करोड़ पे, तो कंपनी की इनकम आ रही है मान लो 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 50,000, 1 करोड़ 20,000। या मान लो कंपनी की सरचार्ज चेंज कब होता है, सरचार्ज की रेट चेंज कब होती है? 10 करोड़ पे, तो कंपनी की इनकम मान लिया आ रही है मान लो 10 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 50,000, ऐसे आ रही है। तो उसके आसपास की इनकम आती है। कौन सी आसपास की इनकम? जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है, यहाँ सरचार्ज की रेट चेंज होती है, तो उस केस में आपको मिलती है मार्जिनल रिलीफ। इसका वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, गलती से कभी एमसीक्यू में आ गया तो साफ देके बोलेगा, आपको चेक नहीं करना कि हर केस में कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो साफ लिखेगा कि कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ। कभी गलती से ऐसा आ गया एमसीक्यू वगैरह तो अब कैलकुलेट कैसे करते हो मार्जिनल रिलीफ? तो आपको जो ओरिजिनल इनकम दे रखी है क्वेश्चन में कंपनी की, जैसे मान लो एक एग्जांपल लें तो इनकम दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख, तो 1 करोड़ 1 लाख पे आप टैक्स निकाल दो। 1 करोड़ 1 लाख पे जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स निकाल दो बिना सेस के। सेस को भूल जाओ, सेस का कैलकुलेशन एंड में होता है, सेस को एक बार भूल जाओ। बिना सेस के आप टैक्स निकाल दो, कंपनी की टैक्स रेट लगा दो, सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज लगा दो और टैक्स निकाल दो। फिर क्या करो, आप उसके आसपास की इनकम पे टैक्स निकालो, वो भी बिना सेस के। आसपास की इनकम कैसे? मान लो आप इंडिविजुअल का क्वेश्चन कर रहे हो, इंडिविजुअल की इनकम दे रखी है 51 लाख, तो आसपास की इनकम क्या है? 50 लाख, जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है। मान लो इंडिविजुअल की इनकम दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख, तो आसपास की इनकम क्या है? 1 करोड़। मान लो इंडिविजुअल की इनकम दे रखी है 2 करोड़ 50,000, तो आसपास की इनकम क्या होती है? क्या है जहाँ सरचार्ज चेंज होता है? 2 करोड़। मान लो इंडिविजुअल की इनकम दे रखी है 5 करोड़ 10,000, तो आसपास की इनकम क्या है जहाँ सरचार्ज चेंज होता है? 5 करोड़, तो उस पर टैक्स निकालो। दूसरी स्टेप में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इन पे टैक्स निकलेगा इंडिविजुअल वगैरह के केस में। फर्म वगैरह के केस में 1 करोड़ पे निकलेगा। 1 करोड़ है जहाँ सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है। फर्म के केस में सरचार्ज की रेट चेंज नहीं होती। कंपनी वगैरह के केस में क्या होगा? 1 करोड़ या 10 करोड़। कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह के केस में 1 करोड़ पे सरचार्ज लगना स्टार्ट होता है और 10 करोड़ पे सरचार्ज की रेट चेंज होती है। तो 2 केस हो सकते हैं। तो इसके आसपास की इनकम पे इन पे टैक्स निकाल दो। मान लो कंपनी की इनकम दे रखी है 10 करोड़ 1 लाख, तो स्टेप 1 में तो टैक्स निकालोगे 10 करोड़ 1 लाख पे, स्टेप 2 में 10 करोड़। मान लो कंपनी की इनकम दे रखी है 1 करोड़ 50,000, तो स्टेप 1 में 1 करोड़ 50,000 में निकालोगे और स्टेप 2 में 1 करोड़ पे। और दोनों टैक्स कैसे निकालने हैं आपको? बिना सेस के, बिना सेस के निकालने। हाँ सरचार्ज लगता है तो सरचार्ज तो लगाना है, लेकिन बिना सेस के निकालने। स्टेप 3 में गवर्नमेंट बोलती है आप ऐसा करो, स्टेप 2 में जो इनकम थी उस पर जो टैक्स बना वो दे दो हमको, प्लस आपने एक्स्ट्रा जो इनकम कमाई है स्टेप 2 में जो इनकम ली थी आपने उससे जितना एक्स्ट्रा कमाई है, जैसे मान लो कंपनी की ओरिजिनल इनकम थी 1 करोड़ 1 लाख की, स्टेप 2 में आपने टैक्स निकाला 1 करोड़ पे, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया आपने? 1 लाख, तो 1 लाख वो हमको दे दो। गवर्नमेंट बोलती है आप क्या करो, स्टेप 2 में जो इनकम थी उस पर जो टैक्स आया वो दे दो हमको, एक स्टेप 2 की इनकम से जितना आपने एक्स्ट्रा कमाया है वो हमको दे दो। मान लो इंडिविजुअल की इनकम थी ओरिजिनल 50,50,000, तो 50,50,000 पे स्टेप 1 में टैक्स निकाला, स्टेप 2 में 50 लाख पे निकाला, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना आपको? 50 लाख वाला टैक्स, स्टेप 2 वाला टैक्स, प्लस 50 लाख से एक्स्ट्रा कितना कमाया आपने? 50,000, वो एक्स्ट्रा इनकम दे दो। ये गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है। अब मार्जिनल रिलीफ क्या होगी? ओरिजिनल टैक्स आपका कितना बनता था? स्टेप 1 में आपने निकाला था, ओरिजिनल टैक्स इतना बनता था एज पर प्रोविजन, और गवर्नमेंट कितना मांग रही है? स्टेप 3 मांग रही है। तो ओरिजिनल टैक्स माइनस स्टेप 3, मतलब ओरिजिनल टैक्स माइनस टैक्स टू बी पेड, या स्टेप 1 माइनस स्टेप 3, ये आपकी आ जाएगी मार्जिनल रिलीफ। अब गवर्नमेंट को कितना पे करना है आपको? जो स्टेप 3 में टैक्स टू बी पेड है ये गवर्नमेंट को पे कर देना, प्लस इसी के अंदर क्या होगा? लास्ट में 4% सेस हो जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा? 4% सेस हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल देख लो चाहे तो, आप देखना चाहो तो ये नीचे वाला देख लो। डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम है 10 करोड़ 1 लाख, तो जहाँ सरचार्ज की रेट चेंज हो रही है उसी इनकम से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले 10 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालो। टैक्स निकाल दिया आपने बिना सेस के। फिर आसपास की इनकम क्या है? 10 करोड़, 10 करोड़ पे टैक्स निकाल दो बिना सेस के, वो निकाल दिया। गवर्नमेंट टैक्स क्या मांग रही है? स्टेप 2 में जो टैक्स आया वो दे दो, एक तो स्टेप 2 में जो आया वो दे दो, और स्टेप 2 में जो इनकम ली है उससे कितनी एक्स्ट्रा आपने कमाई है, उससे आपने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमाए वो दे दो। ये गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग रही है। आपका टैक्स बनता कितना था? टैक्स बनता था आपका स्टेप 1 माइनस मांग कितना रही है गवर्नमेंट? स्टेप 3 मांग रही है। यही क्या होगी आपकी मार्जिनल रिलीफ, यही हो गई आपकी मार्जिनल रिलीफ।
एक होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये क्या होता है, देखो ये आपके डबल टैक्स रिलीफ वाले चैप्टर में काम आता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स होता क्या है, आपने टोटल टैक्स निकाल लिया इंक्लूडिंग सरचार्ज है सब कर लिया, डिवाइड कर दिया उसको टोटल इनकम से, इनटू 100 कर दिया, ये आ जाती है एक एवरेज रेट। इसके बाद एक होती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ये भी आपको आगे वाले चैप्टर में काम आएगी आगे। ये क्या होती है, इंडिविजुअल की हाईएस्ट स्लैब रेट ले लो, उसमें हाईएस्ट सरचार्ज ऐड कर दो इंडिविजुअल का और 4% सेस ऐड कर दो, ये आती है 42.744%। कितनी आती है, 42.744%। ये होती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये थी अपनी जनरल टैक्स रेट जो अपन ने कवर कर ली। अब अपन देखने वाले हैं स्पेशल और कंसेशनल टैक्स रेट। मैंने बताया था एक तो होती है स्पेशल टैक्स रेट और एक होती है कंसेशनल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट जो होती है ये तो होती है कंपलसरी, क्या होती है, कंपलसरी होती है। ये तो होती है अपनी कंपलसरी, क्या होती है, कंपलसरी होती है। स्पेशल टैक्स रेट तो अपनी कंपलसरी होती है, तो आपको कंपलसरी लगानी पड़ती है। इसके जो सेक्शन होते हैं स्पेशल टैक्स रेट के, ये बाकी सभी सेक्शन को ओवरराइड कर जाते हैं। अब स्पेशल टैक्स रेट के जो सेक्शन है अपन चैप्टर के साथ साथ कवर करेंगे, जिस चैप्टर का जो सेक्शन होगा उस चैप्टर के साथ साथ कवर करेंगे। सारे इनकम टैक्स के सेक्शन है, देखो 3 सेक्शन है जो अपन कैपिटल गेन में कवर करेंगे। 3 सेक्शन कौन कौन से, 111 है, 112 है और 112। STCG ऑन सर्टेन एसेट, LTCG ऑन सर्टेन एसेट, LTCG ऑन अदर एसेट, 15% की रेट, 10% की रेट, 20% की रेट, ये कैपिटल गेन में कवर करेंगे। इसके बाद 2 सेक्शन आएंगे आपके 115 BBF और BBG, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट डेवलप इन इंडिया। एक कार्बन क्रेडिट वाला आएगा, 10% की रेट है, PGB में देखेंगे। इसके अलावा 115 BB आएगा, एक BBJ आएगा, BBE आएगा, BBH आएगा, लॉटरीज का, ऑनलाइन गेम का, इंडियन ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज इनकम का। इसके अलावा इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट का। ये सब अपन देखेंगे अदर सोर्स। कहाँ देखेंगे, अदर सोर्स में। टैक्स की रेट देखो 30%, 30%, 60%, 30%, ये टैक्स रेट होती है। फिर 2 सेक्शन और आएंगे आपके 115 BBC BBI, एनोनिमस डोनेशन का और डीम्ड इनकम ऑफ ट्रस्ट का। दोनों में 30% रेट लगती है। कहाँ देखेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट में। और इसके अलावा भी कुछ और सेक्शन है, कुछ और सेक्शन कौन कौन से हैं, 115 A, AB, AC, AD, BBA, A, AB, AC, AD, BBA। और जो स्पेसिफिक किसके लिए हैं, नॉन रेजिडेंट। ऊपर वाले सेक्शन जो थे ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए थे, लेकिन नीचे वाले जो सेक्शन है A, AB, AC, AD, BBA, ये सब आपके NR टैक्सेशन में आएंगे, स्पेसिफिक बने हुए हैं नॉन रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट की कुछ स्पेशल इनकम वहाँ कवर है, कुछ स्पेशल इंटरेस्ट, रॉयल्टी, FTS वगैरह अलग अलग इनकम वहाँ कवर है, देख लेंगे वहाँ। स्पोर्ट्समैन की, नॉन रेजिडेंट की और भी इनकम कवर है। तो ये सारी सेक्शन है स्पेशल रेट के, जितने भी थे सारे मैंने यहाँ लिख दिए ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। ये सारे स्पेशल रेट के सेक्शन है। स्पेशल रेट के सेक्शन में कुछ मैं खास बात बताता हूँ जो पूरे इनकम टैक्स में लगती है। स्पेशल रेट के सेक्शन जो होते हैं ना, इनमें जो भी रेट दे रखे हैं सारी क्या है, फ्लैट रेट। इन फ्लैट रेट में आपको ना तो कोई खर्चे का डिडक्शन मिलता, ना ही कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है ना, इंडिविजुअल वगैरह की होती है, कंपनी वगैरह की तो फ्लैट रेट होती है, लेकिन इंडिविजुअल वगैरह के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, वो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलते, पहली बात तो। इसके अलावा स्पेशल रेट के जो सेक्शन होते हैं इसमें आपको और खर्चों का डिडक्शन भी नहीं मिलता। इसके अलावा स्पेशल रेट के सेक्शन में एक चीज़ और होती है, ये जो रेट है ना ये खाली टैक्स की रेट है, ऐसा नहीं कि ये सरचार्ज सेस सब इंक्लूड है, ये नहीं है इंक्लूड, ये अलग से लगता है। सरचार्ज तो अगर इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो लगेगा, सेस तो हमेशा लगेगा ही, वो अलग है। ये खाली टैक्स की रेट है, ये खाली क्या है, टैक्स की रेट। और ये सेक्शन लगते हैं तो आपको ये ही फॉलो करने पड़ते हैं अगर ये नेचर की इनकम है, ये सारी नेचर की इनकम। तो ये अपन चैप्टर वाइज देखते जाएंगे, अभी तो खाली मैंने बेसिक बताया स्पेशल रेट का। ये होती है कंपलसरी, ये स्पेशल रेट पे, स्पेशल इनकम पे लगती है। एक होती है कंसेशनल टैक्स रेट। कंसेशनल टैक्स रेट जो होती है ये ऑप्शनल होती है, आपको ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप जनरल रेट फॉलो कर लो या कंसेशनल वाली फॉलो कर लो। या तो जनरल फॉलो कर लो जो अपने फाइनेंस में अभी पढ़ ली ना, इंडिविजुअल के 3 स्लैब पढ़ी अपने, 2.5, 3, 5 वाला, फर्म की 30% पढ़ी, कंपनी की 25, 30 ये सब पढ़ी, वो जनरल रेट, या तो वो फॉलो कर लो, या यहाँ कंसेशनल कुछ ऑप्शन दिए गए हैं किसके लिए, जनरल इनकम के ऊपर। जनरल इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, सैलरी की इनकम हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई, मतलब ऊपर वाली इनकम को छोड़ के बाकी जो भी इनकम बच गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, ये सब मानी जाती है जनरल इनकम। उस जनरल इनकम पे आप या तो जनरल रेट लगा दो या ये कंसेशनल रेट लगा दो। कंसेशनल रेट के ऑप्शन एक तो देखो डोमेस्टिक कंपनी को दे रखा है, एक इंडिविजुअल HUF, OP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को दे रखा है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंडिया की रेजिडेंट है उसको दे रखा है। फर्म वगैरह के लिए कोई कंसेशनल रेट का ऑप्शन नहीं दिया गया, फर्म को तो वही लगानी पड़ेगी 30% जनरल इनकम में। लेकिन ध्यान रखना अगर आप कंसेशनल रेट भी फॉलो करते हो लेकिन आपकी इनकम कौन सी है, ये वाली नेचर की है, कैपिटल गेन आपको बनने वाला या लॉटरी की इनकम है, तो आपको यही लगानी पड़ेगी स्पेशल रेट। मत सोचना कि कंसेशनल रेट इसको ओवरराइड करेगी, नहीं करेगी। स्पेशल टैक्स रेट के जो सेक्शन होते हैं कंपलसरी वाले, ये तो कंपलसरी लगते हैं, चाहे आप जनरल फॉलो करो, चाहे स्पेशल, चाहे कंसेशनल फॉलो करो, चाहे जनरल फॉलो करो, चाहे कंसेशनल फॉलो करो। अब कंसेशनल टैक्स रेट के टोटल 5 सेक्शन है, 115 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE, BAA, BAB, BAC, BAD, BAE, BAE अभी न्यू आया है। BAA डोमेस्टिक कंपनी को कवर करता है, BAB कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है या कोई न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है उसको कवर करता है, BAC जो है
इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए है। बीएडी जो है रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कवर करता है, और बीएई कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब बीएबी की तरह ये बीएई, तो उनको कवर करता है। तो अपन सबसे पहले कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सेक्शन है बीएए, बीएबी, बीएडी और बीएई, 4 सेक्शन देखने वाले हैं। कंसेशनल टैक्स रेट अपन इसी चैप्टर में कवर करेंगे, तो इनके 4 सेक्शन देखने वाले हैं, बीएए, बीएबी, बीएडी और बीएई। उसके बाद अपन इंडिविजुअल वाला देखेंगे, पहले 4 देख लेते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। तो बीएए डोमेस्टिक कंपनी में लगता है, यहाँ टैक्स की रेट देखो क्या लगेगी, ओनली 22% की टैक्स रेट लगेगी। वहाँ क्या था जनरल रेट में, क्या था 25 और 30। 25 भी कब था, टर्नओवर 400 करोड़ तक है, तो यहाँ टर्नओवर कुछ नहीं है, कुछ भी लिमिट नहीं है यहाँ पे टर्नओवर की, यहाँ 22% की रेट है। पर यहाँ एक सरचार्ज लगेगा आपके, कंपलसरी सरचार्ज 10% का, 10% ऑफ टैक्स का। यहाँ सरचार्ज ऐसा नहीं है कि वो नील 712 अपन ने देखा था ना डोमेस्टिक कंपनी का, वो कुछ काम का नहीं है यहाँ पे, वो भूल जाना। यहाँ कंपलसरी लगाना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स 1 रुपये का भी बना या आपकी इनकम 10 रुपये की भी है तो भी आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा। यहाँ कंपलसरी सरचार्ज है। यहाँ सरचार्ज में सोचना नहीं पड़ेगा कि इनकम लिमिट को क्रॉस कर रही नहीं कर रही। यहाँ सरचार्ज सभी को देना पड़ता है, कितना 10%, और सेस तो लगेगा ही 4%। तो ये रेट हो जाती है 25.168% की अफेक्टिव रेट। ये रेट लगती है यहाँ पे, 22% का टैक्स लगता है, यहाँ सरचार्ज लगता है। अगर आप ये सेक्शन फॉलो कर लेते हो तो इस सेक्शन में जो 7 और 12 वाला सरचार्ज था ना कंपनी का, वो कुछ काम का नहीं है, उसको भूल जाना उसको। क्या लगाओगे 10%, इनकम को बिना देखे लगा देना आप तो 10%, और सेस लगाना 4%। एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो कैसे लगाओगे आप। डोमेस्टिक कंपनी है 115 बीएए फॉलो कर रही है। अब ये टैक्स रेट देखो कैसे लगेगी, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। मान लो इसकी पीजीबीपी की इनकम है इसकी 10 लाख की, डिविडेंड की इनकम है 2 लाख की, एलटीसीजी है 112 वाला 5 लाख का, और लॉटरी भी है मान लो इसकी 1 लाख की। लॉटरी की इनकम भी मान लो कंपनी की 4 इनकम, पीजीबीपी, डिविडेंड, एलटीसीजी, लॉटरी। ठीक है, कंपनी क्या फॉलो कर रही है 115 बीएए। सबसे पहले टैक्स लगाओगे। टैक्स कैसे लगाओगे, 22% की रेट लगाओगे। पीजीबीपी की इनकम पे 22 लगा दी, क्योंकि जनरल इनकम है। डिविडेंड की इनकम भी क्या है, जनरल इनकम है, किसी और सेक्शन में नहीं आती, तो 22% लगा दिया। किसी कंपलसरी सेक्शन में नहीं आती, इन सेक्शन में नहीं आती, 22 लगा दिया। एलटीसीजी 112 वाला कंपलसरी सेक्शन में आ जाता है, 112 वाला एलटीसीजी 20% की रेट लगती है, तो इसमें 20 लगेगी, इसमें 22 मत लगा देना, कंपलसरी वाले पे कंपलसरी लगानी पड़ेगी। और लॉटरी 30 लगती है तो 30 लगा दी। कंपलसरी लगता है लॉटरी में, देखो 115 बी भी लगता है 30%, 115 बी में 30%, ये लगा दी। ये आपने किया, रेट लगाई, अलग अलग रेट लगाई। मैंने बताया था आपको इनकम के टुकड़े करने पड़ेंगे, जनरल को अलग, स्पेशल को अलग। जनरल पे लगेगी जनरल टैक्स रेट, और जनरल टैक्स रेट या कंसेशन टैक्स रेट, और स्पेशल पे लगेगी स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल पे तो कंपलसरी स्पेशल लगेगी। तो ये आपका आ जाएगा टैक्स, ये आपका आ गया टैक्स का अमाउंट। अब इसमें सरचार्ज जोड़ोगे आप, तो जो सरचार्ज जोड़ोगे ना आप यहाँ पे सरचार्ज जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे बताओ, कंपलसरी 10% लगेगा, कुछ नहीं देखना, टैक्स जो भी बना उस टैक्स का 10%। मान लो टैक्स बना था आपका 8 लाख का टैक्स, 8 लाख के टैक्स का इनकम का मत कर देना, 8 लाख के टैक्स का 10% सरचार्ज जोड़ देना, फिर 4% सेस जोड़ देना। आप बोलोगे जो टैक्स बना इसमें तो ये स्पेशल इनकम भी थी, इस पर भी सरचार्ज 10 लगा दिया, हाँ लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, सब पे सेम लगेगा यहाँ पे सरचार्ज, चाहे स्पेशल इनकम हो चाहे जनरल इनकम हो, सब पे सरचार्ज की रेट क्या लगेगी 10, और वो कंपलसरी लगेगा, कंपलसरी रेट है ये 10% सरचार्ज लगेगा, और सेस तो लगेगा ही 4%। इस तरह से होगा यहाँ पे, इस तरह से यहाँ होगा। कुछ लोग इसमें काफ़ी गलतियाँ करते थे इसकी कैलकुलेशन में। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस इनकम के टुकड़े करने हैं, जनरल को अलग करना है, स्पेशल को अलग करना है, और टैक्स लगाना है पहले। सरचार्ज यहाँ हमेशा जोड़ना है 10%, जो भी टैक्स बना उसका 10% जोड़ दो। ये मत देखो इनकम कौन से नेचर की, कुछ मत देखो, आप तो सीधा 10% जोड़ दो। ये मत देखो इनकम के लिमिट क्रॉस कर रही है नहीं करी, कुछ मत देखो, कंपलसरी लगा दो। दूसरा सेक्शन 115 बीएबी, ये किसको मिलता है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी को, या न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी को। न्यू का मतलब क्या है, कोई ऐसी कंपनी है जो कब सेटअप हुई है, 1 अक्टूबर 19 है, उसके बाद सेटअप हुई है, और एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनी। 2 कंडीशन है, 1 अक्टूबर 19 है, उसके बाद सेटअप हुई है, और एग्जिस्टिंग बिजनेस को आपने नहीं तोड़ा, आपने न्यू बनाया, पूरा का पूरा न्यू कंपनी फ्रेम करी है, पूरी को न्यू बनाई है, तो ही वो न्यू मानी जाएगी। तो 115 बीए भी लग जाएगा, और उसमें टैक्स की रेट काफ़ी कम है, ओनली 15% टैक्स रेट। वहाँ 25-30 थी, बीए में भी 22 थी, यहाँ कितनी ओनली 15 है, लेकिन यहाँ भी सरचार्ज कंपलसरी है 10% का, और सेस वही 4%, तो अफेक्टिव रेट आती है ओनली 17.16% की, बहुत कम आती है इसमें। इसके बाद 115 बीएडी, ये मिलेगा रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा। ऊपर ऐसे ही दोनों सेक्शन फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेंगे, खाली डोमेस्टिक को मिलेंगे। ऐसे ये भी इसको मिलेगा रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ भी टैक्स रेट 22% है, और सरचार्ज कंपलसरी 10%, सेस 4%, रेट आ जाती है 25.168%। फिर 115 बीएई, ये मिलेगा न्यू मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जो कब सेटअप हुई है, 1 अप्रैल 23। कंपनी के केस में डेट थी 1 अक्टूबर 19, यहाँ क्या है 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23,
या उसके बाद सेटअप हुई है और एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनी, एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनी, सेम सेक्शन 115 BAB की तरह यहाँ रेट क्या हो जाएगी 15% और इफेक्टिव रेट वही 17.16 आ जाएगी। तो BAB और BAE सेम मिलेंगे आपको और BAA और BAD सेम मिलेंगे। बस BAA BAB कंपनी के हैं, BAD BAE कोऑपरेटिव सोसाइटी के। गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनी के बराबर लाना चाह रही है, बराबर करना चाह रही है। तो उनका जनरल अपने देखा था ना फाइनेंस एक्ट में, वहाँ भी इनका सरचार्ज सेम कर दिया था गवर्नमेंट ने, देखा था ना अपन रेजिडेंट कोऑपरेटिव क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज नील 712 कर दिया था। हाँ वो नील 712 यहाँ काम नहीं आएगा, यहाँ सरचार्ज देखो सब केस में कितना है 10% का कंपलसरी। अब आप बोलोगे जब कंपनी की रेट यहाँ कम है और कोऑपरेटिव सोसाइटी की रेट यहाँ कम है, वहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की रेट थी, वहाँ एक गंदा सा स्लैब था इनका 10,000 तक 10%, 20,000 तक 20% और अबाउट 20,000 जाते ही 30 लग जाता था। वो 10-20 की तो कोई वैल्यू नहीं थी, 30,000 इनकम जाते ही, 30,000 से ऊपर इनकम जाते ही, 30,000 से ज़्यादा जाएगी इनकम, इतनी तो जाएगी आज के ज़माने में, तो 30 लग जाती थी, तो 30% रेट थी एक तरीके से कोऑपरेटिव की, यहाँ तो कम है। तो ये तो लोग यही फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये फॉलो करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे बेनिफिट और काफ़ी सारे डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये चारों सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। BAA BAB BAD BAE फॉलो करना है तो ये सारे बेनिफिट डिडक्शन त्यागने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक सेक्शन होगा आपका SEZ का, सेक्शन 10AA वाला। अगर आपकी यूनिट, आपकी कंपनी की या कोऑपरेटिव सोसाइटी की यूनिट कहाँ है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो वहाँ क्या मिलता है आपको 15 सालों तक 100% डिडक्शन मिलता है, स्टार्टिंग के 5 साल में, बाद के 5 सालों में 50-50% मिलता है, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिट का वो नहीं मिलेगा। दूसरा एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता था न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे, वो नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें जो आएंगी आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये कुछ काफ़ी सारे सेक्शन, ये सब PGBB में आएंगे, लेकिन यहाँ बता रखा है ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे, ये सब सेक्शन आपके काम के नहीं होंगे, इनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक 33AB आएगा आपका टी कॉफी रबर वाला 33AB, और 33AB आएगा साइट रिस्टोरेशन फंड वाला डिडक्शन, वो आपको नहीं मिलेगा। एक 35 आएगा सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप रिसर्च वगैरह करवाते हो उस पर पैसा खर्च करते हो, तो देखो रिसर्च पे 2 तरह के पैसे होते हैं खर्च, एक आप इन हाउस रिसर्च करवाते हो और एक बाहर आप कंट्रीब्यूशन करते हो नेशनल लेबोरेटरी को, IIT को या कोई इंस्टीट्यूट को, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह को। तो जो बाहर वाला कंट्रीब्यूशन करते हो आप, वो आपको नहीं मिलेगा। इन हाउस वाला तो मिल जाएगा, इन हाउस वाला तो मिल जाएगा, लेकिन बाहर वाला नहीं मिलेगा, बाहर वाला यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप जनरल प्रोविजन फॉलो करते हैं, मतलब जनरल रेट फॉलो करते हैं फाइनेंस एक्ट वाली, तो मिल जाता। लेकिन अगर आप ये फॉलो करोगे सेक्शन, तो आपको इन हाउस वाला मिलेगा खाली, बाहर वाला जो आउटसाइड कंट्रीब्यूशन आपने किसी लैब को दे दिया, IIT को दे दिया, किसी यूनिवर्सिटी को दे दिया, वो अलाउड नहीं होगा, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35AD एक सेक्शन आएगा स्पेसिफाइड बिजनेस का, काफ़ी सारे यहाँ बिजनेस कवर है, होटल का, हॉस्पिटल वगैरह का, जहाँ आपको कैपिटल खर्चे का भी, बिल्डिंग वगैरह मशीनरी वगैरह का भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक सेक्शन आएगा आपका 35CCC एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट का, यहाँ अगर आप एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पे खर्चा करते हो 100% डिडक्शन मिल जाता है, वो भी नहीं मिलेगा। एक सेक्शन आएगा 35CCD, अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे कंपनी खर्चा करती है तो कंपनी को 100% डिडक्शन मिल जाता था, वो भी नहीं मिलेगा। ये सब PGBB के सेक्शन आएंगे। इसके अलावा चैप्टर 6 की जो डिडक्शन होती है ATC से ATU तक, कोई भी नहीं मिलेंगी, 2 मिलेंगी बस, दो को छोड़ के सारी आपको छोड़नी पड़ेंगी, सारी की सारी, कोई भी नहीं मिलेगी। कौन कौन सी मिल जाएगी आपको, एक मिल जाएगी ATJJA जो कौन सी होती है, आपने न्यू एम्प्लॉइज हायर करेगी, वो तो मिल जाएगी, और एक ATM की, ये डिविडेंड की डिडक्शन मिलती है। कब मिलती है, जब आप डिविडेंड पे भी करते हो, कंपनी जब डिविडेंड पे भी करती है और कंपनी को डिविडेंड मिल भी रहा है, तब मिलती है, तब मिलती है ये। तो ये 2 तो मिल जाएंगी। इसके अलावा इन 2 सेक्शन के अलावा बाकी सारे सेक्शन भूल जाना, बाकी सारे सेक्शन कुछ काम के लिए, सारे कचरा हो गए, सारे कचरा। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, त्यागनी पड़ेंगी, तब जाके आप ये सेक्शन फॉलो कर सकते हो। अब इसमें 2 सेक्शन देखे थे मैंने, BAB और BAE, कौन से, मैन्युफैक्चरिंग वाले, यहाँ टैक्स रेट काफ़ी कम थी, 15% ही थी, 15% रेट कुछ भी नहीं है, 15% रेट थी खाली। तो कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा ना उठा ले, तो उसके लिए कुछ स्पेशल नोट दे दिया गया। स्पेशल नोट क्या दे दिया गया कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो 115 BAB BAE में कवर नहीं होंगे। BAB BAE में आप उनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानोगे तो आप BAB BAE नहीं ले सकते हो बिजनेस के लिए। चाहो तो आप BAA ले सकते हो, डोमेस्टिक कंपनी है तो BAA ले सकती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो BAD ले सकती है, लेकिन आप वो 15% वाली नहीं ले सकते। आप चाहो तो 22 वाली लगा सकते हो, 22 वाली, लेकिन 15 वाली नहीं लगा सकते। कौन कौन से बिजनेस पे, बुक्स की प्रिंटिंग करते हो आप, आपको लगेगा मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। फिल्म्स का प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। माइनिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। मार्बल के ब्लॉक्स को आप, जो बड़े बड़े मार्बल के ब्लॉक्स होते हैं उनको आप स्लैब में कन्वर्ट करते हो, उसे भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। और अगर आप क्या करते हो, सिलेंडर में गैस भरते हो, बोटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, उसे भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे। इन केस में चाहो तो आप BAA या BAD लगा सकते हो, BAB BAE 15% वाला नहीं लगा सकते। चाहो तो आप 22% वाला लगा सकते हो, लेकिन 15% वाला नहीं लगा सकते। अब इसमें एक चीज़ और कर दी,
गवर्नमेंट बोलती है हमने ये सेक्शन क्यों लाए थे, 15% वाली जो रेट लाई थी हम क्यों लाए थे, हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते थे। हम चाहते थे हाँ मैन्युफैक्चरिंग हो इंडिया में, मेक इन इंडिया हो, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इस कारण हम ये सेक्शन लाए थे। लेकिन आप मान लो कुछ और करने लग जाते हो, आपने नाम तो खोला मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खोली ताकि आपको 15% का बेनिफिट मिल जाए, लेकिन आप उस एक कंपनी खोली मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, लेकिन उस कंपनी से आप मान लो हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने लग जाते हो, डिविडेंड की इनकम अर्न करने लग जाते हो, इंटरेस्ट की इनकम अर्न करने लग जाते हो, या कोई और धंधा करने लग जाते हो, ऐसे काम करने लग जाते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो 15% की टैक्स रेट होगी ना खाली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम पे लगेगी। आपकी जो पीजीबीपी हेड की मैन्युफैक्चरिंग की इनकम आ रही है, पीजीबीपी हेड की मैन्युफैक्चरिंग की इनकम आ रही है, उसी पे लगेगी, उसी पे लगेगी। आपकी और कोई इनकम है जनरल इनकम, जैसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, ये तो जनरल इनकम है, इन पे स्पेशल रेट भी नहीं लगती। तो क्या लगाओगे, इन पे लग जाएगी फिर 22, इन पे लग जाएगी BAA वाली रेट, 22 वाली रेट लग जाएगी इन पे। और एक चीज़ और कर दी, आप अगर ऐसा काम करते हो, फैक्ट्री तो खोली थी आपने, कंपनी तो खोली थी मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, आप दूसरे इनकम अर्न करने लग जाते हो हाउस प्रॉपर्टी की, डिविडेंड की, इंटरेस्ट की, एक तो हम BAA की रेट लगा देंगे और उन इनकम को हम ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल कर देंगे। मतलब उन इनकम में से, उन जनरल इनकम में से हम 1 रुपये का भी खर्चे का डिडक्शन नहीं देंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए मान लो आपको रेंट मिला था 10 लाख रुपए का, आपने म्यूनसिपल टैक्स पे करा था 1 लाख का, तो म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाता था हाउस प्रॉपर्टी हेड, वो भी नहीं मिलेगा। आपको एक हाउस प्रॉपर्टी हेड में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में आपको एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। ग्रोस बेसिस पे टैक्स मिल जाएंगे। ऐसे डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम आपने अर्न करी और उसके लिए आपका कोई खर्चा हुआ, उस खर्चे का डिडक्शन वो भी नहीं मिलेगा। किसमें, BAB BAE में। अगर BAA BAD होता तो मिल जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड भी मिल जाता, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह भी मिल जाता। हाँ, ये ऊपर वाले जो सेक्शन थे 10AA, एडिशनल डेप्रिसिएशन, 35, 35AD, CCC, CCD, ये तो किसी में भी नहीं मिलेंगे, ये तो सारे आपको छोड़ने पड़ेंगे चारों सेक्शन में। अब अपन बात कर रहे हैं खाली BAB BAE की, ध्यान देना BAB BAE की, कुछ लोग BAA के साथ जोड़ देते हैं इसको, तो BAB BAE की मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक कंपनी है मान लो ABC मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो नई बनी है, न्यू बनी थी 1 अक्टूबर 19 उसके बाद बनी थी, तो ये फॉलो कर रही है 115 BAB। अब इसकी इनकम दे रखी है आपको PGBB की, और वो भी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग वाली, वो दे रखी है 50 लाख रुपए की। इसके अलावा इसने डिविडेंड की इनकम अर्न करी, वो अर्न करी मान लो 2 लाख रुपए की। इसके अलावा इसको हाउस प्रॉपर्टी से रेंट हुआ, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो इसको मिला 10 लाख का। इसने म्यूनसिपल टैक्स पे किया था हाउस प्रॉपर्टी का 1 लाख का, 1 लाख का म्यूनसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का पे किया था इसने। इसके अलावा इसको मान लो एक इनकम और थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लॉटरी की इनकम, वो थी 5 लाख की, और इसको LTCG था 112 वाला, वो भी था 5 लाख का। ये सारी इनकम थी, कौन, ABC मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो 115 BAB फॉलो कर रही है। अब आप टैक्स लगाओगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम पे तो लगा दोगे आप 15%, लगा दो 15%। अब अदर इनकम पे, अदर जनरल इनकम पे 22, तो डिविडेंड क्या है, जनरल इनकम और अदर है 22, और डिविडेंड की इनकम में से कोई खर्चे का डिडक्शन भी नहीं दोगे। हाउस प्रॉपर्टी के रेंट पे कितना लगाओगे, 10 लाख के रेंट पे 22 लगा दोगे। और ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी का रेंट ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल होगा, ये म्यूनसिपल टैक्स जो पे किया कुछ काम का नहीं है। ऐसा मत करना कि 10 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, 1 लाख का म्यूनसिपल टैक्स लेस किया, 9 लाख आया, 9 लाख में भी आपने 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है वो लेस किया, और फिर आया फिगर, वो नहीं लेना फिगर, वो ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से सेक्शन में, BAB BAE में, खाली BAB BAE की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान लो एक कंपनी BAA फॉलो कर रही होती तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं, पर कैसे निकालते हैं, रेंट लेते हैं, डिडक्शन देते खर्चों का, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह का, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट वगैरह का, फिर हाउस प्रॉपर्टी की नेट इनकम आ जाती और उस पर 22% लगा देते अगर 115 BAA होता है। लेकिन BAB करते हो और ऐसे काम करने लग जाते हो, BAB में गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है, अगर आप दूसरे काम करने लग जाते हो तो ग्रोस बेसिस पे टैक्सेबल कर देगी। लॉटरी क्या है, लॉटरी तो स्पेशल है, इसमें 30 लगेगा, स्पेशल इनकम वाले सेक्शन तो सभी को ओवरराइड कर ही देते हैं। LTCG क्या है, ये भी स्पेशल 112 वाला, तो क्या लगेगा इस पर 20, इन पे 22 मत लगा देना, या 15 मत लगा देना, 20 लगेगा। इन पे भी 22 मत लगा देना, कभी आप सोचो कि सभी पे 22 लगा दो। अदर जनरल रेट इनकम, स्पेशल वाले पे तो स्पेशल ही लगेगा। ये आपका आ गया टैक्स, ये आ जाएगा टैक्स। टैक्स पे क्या होगा ऐड, कंपल्सरी सरचार्ज ऐड होगा 10%, आप तो सीधा टैक्स का 10% सरचार्ज ऐड कर दो। ये मत देखो इनकम क्या है, लिमिट को क्रॉस कर रही है नहीं कर रही, कैसी इनकम है कुछ मत देखो, सीधा 10% ऐड कर दो, फिर 4% सेस ऐड कर दो, आपका आ जाएगा टोटल टैक्स। क्या आ जाएगा आपका टोटल टैक्स। ये थे BAB BAE की कुछ स्पेशल नोट जो मैंने आपको बताए। अब इसमें एक चीज़ और बता रखी है, अगर आप BAA BAB BAD BAE एक बार एक्सरसाइज कर लेते हो, एक बार अगर इनको फॉलो कर लेते हो, एक बार आप ये ऑप्शन ले लेते हो,
तो इनको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इनको आप फिर फ्यूचर में विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर आपको ज़िंदगी भर ये फॉलो करने पड़ेंगे, ज़िंदगी भर ये फॉलो करने पड़ेंगे। ये थे BAA, BAB, BAD, BAE जो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब एक बचा हुआ सेक्शन 115 BAC, वो और देख लेते हैं। किसके लिए? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सेक्शन 115 BAC। इन लोगों की इनकम को यहाँ कवर किया गया है। कोई भी इंडिविजुअल, यहाँ पे सारे इंडिविजुअल कवर है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, कोई भी HUF हो चाहे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, सभी कवर्ड है। रेजिडेंट भी कवर्ड है, नॉन रेजिडेंट भी कवर्ड है। ऊपर कंपनी के केस में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाली डोमेस्टिक वाले और रेजिडेंट वाले, मतलब रेजिडेंट वाले कवर थे, यहाँ सारे कवर है, वहाँ रेजिडेंट वाले कवर थे। फर्म के लिए कोई कंसेशनल रेट का कोई सेक्शन नहीं है, फर्म के लिए नहीं है। तो इनको एक ऑप्शनल स्लैब दिया गया, लेकिन इसी स्लैब को इन्होंने क्या बना दिया? डिफॉल्ट स्लैब। इसी स्लैब को देखो अभी आपको पता पड़ेगा क्या बना दिया, डिफॉल्ट स्लैब। मैं बताऊंगा डिफॉल्ट स्लैब का क्या मतलब है। तो एक स्लैब दिया गया इनको, क्या स्लैब है? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और अबव 15 लाख 30%। तो 3 लाख की यहाँ बेसिक एग्जिबिशन लिमिट। और ध्यान रखना ये जो स्लैब है, चाहे इंडिविजुअल कितने भी साल का हो, 60 ईयर का हो, 80 ईयर का हो, 90 ईयर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लाख ही रहेगा। ये 5 लाख नहीं होगा कि 80 ईयर का है तो 5 लाख कर दोगे, 3 लाख ही रहेगा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और 15 30%। आप बोलोगे ये स्लैब तो फायदेमंद है। वहाँ तो क्या था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 2.5 से 5 तक 5 था, 5 से 10 तक 20 हो जाता था, तो अबव 10 जाते ही 30 हो जाता था। यह तो अबव 15, 15 लाख से ऊपर की इनकम पे लगेगा 30, 15 लाख से ऊपर की इनकम पे लगेगा, बाकी तो कम टैक्स लगेगा। तो इस स्लैब में टैक्स कम बनेगा, हाँ टैक्स तो कम बनेगा। लेकिन अगर आप ये स्लैब फॉलो करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट या डिडक्शन त्यागने पड़ेंगे। क्या क्या त्यागने पड़ेंगे वो देख लो। एक तो सेक्शन 10 SEZ वाला, सेम वही पॉइंट है जो ऊपर देखे थे, लगभग वही पॉइंट है, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो इंडिविजुअल के केस में होते हैं, कंपनी के केस में होते ही नहीं है, इस कारण एक्स्ट्रा। दूसरा सैलरी के अलाउंसेस, सैलरी के अलाउंसेस त्यागने पड़ेंगे। सैलरी में आपको काफ़ी सारे अलाउंस का बेनिफिट मिलता था, जैसे हाउस रेंट अलाउंस में आपको डिडक्शन मिलती थी, एक्चुअल HRA, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी विच ऑलरेडी लो है। अगर आपने इंटर लेवल पेपर रखा हो तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा। सैलरी के सारे अलाउंस की जो एग्जीबिशन मिलती थी नहीं मिलेगी, सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, 3 को छोड़ के। ट्रैवलिंग, डेली कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ये 3 अलाउंस ऐसे हैं जिनकी एग्जीबिशन पहले भी मिलती थी, इसमें भी मिलेगी। मतलब जनरल स्लैब में भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, जनरल वाले में मिलेगी और कंसेशनल वाले में भी मिलेगी। एक लीव ट्रैवल कंसेशन की पहले आपको एग्जीबिशन मिलती थी, वो इसमें नहीं मिलेगी। सैलरी के डिडक्शन मिलते थे आपको, एक तो प्रोफेशनल टैक्स का और एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का और एक 50,000 रुपीज़ का। तो प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस का इस 115 BAC फॉलो करते हो तो नहीं मिलेगा। 50,000 रुपये वाला वो पहले भी मिलता था और इसमें भी मिल जाएगा, वो जनरल स्लैब में भी मिल जाता था और इसमें भी मिल जाएगा। 50,000 वाला इसमें भी मिल जाएगा। पहले इसमें ये 50,000 वाला भी नहीं मिलता था, लेकिन इस बार से गवर्नमेंट ने ये देना स्टार्ट कर दिया कि 50,000 रुपये वाला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इस 115 BAC में मिल जाएगा। वो उसमें भी मिलता था, इसमें भी मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। वैसे इतना काम के नहीं होते इंडिविजुअल के पॉइंट, लेकिन देख लो एक बार। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था, आपको याद करो। हाउस प्रॉपर्टी में देखो एक लेट आउट प्रॉपर्टी होती है जो आप रेंट में चढ़ा रखी है। रेंट के केस में तो क्या होता है, इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन मिल जाता है, वो ऊपर भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब जिसमें इंडिविजुअल या तो खुद रहता है या उसकी फैमिली रहती है, तो उसकी अपन इनकम निकालते हैं, अपन रेंट वगैरह उसके नील लेते हैं, उसकी GA भी लेते हैं नील, और उसमें से लेस करते हैं अपन इंटरेस्ट का डिडक्शन, या तो 2 लाख या 30,000 रुपये का, 2 लिमिट होती है उसमें। अगर आपने लोन लिया था परचेज वगैरह के लिए तो 2 लाख तक मिलता है इंटरेस्ट का डिडक्शन। रिपेयर के लिए लिया था तो 30,000 का मिलता है, वो वाला इंटरेस्ट का डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला वो नहीं मिलेगा। आप बोलोगे ये सैलरी, लीव ट्रैवल, सैलरी वाला और ये इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पॉइंट क्यों नहीं था? देखो, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की कभी भी सैलरी की इनकम नहीं होती, कभी भी नहीं होती, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी उनकी नहीं होती, उनकी लेट आउट प्रॉपर्टी होती है। उन्होंने मान लो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा रखी है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिसको अपन ऐसा बोले कि कंपनी रह रही है, ऐसा नहीं होता। कंपनी रह रही है या कंपनी के रिलेटिव रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता इनके केस। एक आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कंपनी को भी नहीं मिलता था वैसे ही। 33AB है जो टी कॉफी रबर साइट रिस्टोरेशन फंड वाले डिडक्शन होते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। एक सेक्शन 35 का साइंटिफिक रिसर्च वाला जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? आउटसाइड कंट्रीब्यूशन। इन हाउस वाला मिल जाएगा, इन हाउस का चाहे रेवेन्यू खर्चा करो चाहे कैपिटल करो मिल जाएगा। आउटसाइड वाला जो खर्चा है वो नहीं मिलेगा। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलेगा। 35CCC एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 मिल जाएंगे। 3 कौन कौन से मिलेंगे ध्यान से देखो। चैप्टर 6 में काफ़ी सारे डिडक्शन होते हैं, 80C से 82 तक, कोई से नहीं मिलेंगे। एक तो 80CCD2 मिल जाएगा, एक 80CCH2 मिल जाएगा और 80JJAA। 80JJAA तो ऊपर भी मिल जाता था कंपनी के केस में, क्या था वो, आप न्यू एम्प्लॉय हायर करते हो तो 2 और मिलेंगे। ये 2 सेक्शन है ना स्पेसिफिक बने हुए हैं इंडिविजुअल के लिए, ये 2 सेक्शन होते ही इंडिविजुअल के लिए। अगर आप जनरल स्लैब भी फॉलो करते हो ना तो किसको मिलते हैं दोनों सेक्शन? इंडिविजुअल के लिए। ये कंपनी वगैरह HUF वगैरह किसी के लिए नहीं होते, खाली इंडिविजुअल के होते हैं। क्या सेक्शन है दोनों? 80CCD2 में बता रखा है, एक स्कीम होती है न्यू पेंशन स्कीम, उसमें एम्प्लॉय मतलब इंडिविजुअल खुद कंट्रीब्यूट करता है और उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है।
तो दोनों का डिडक्शन मिलता है उसमें, एम्प्लॉय वाले का भी और एम्प्लॉयर वाले का भी। तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हुआ, एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉय ने पैसा डाला, एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉय ने पैसा डाला, उसका डिडक्शन 80CCD2 में मिल जाएगा। ऐसे ही एक होती है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम में इंडिविजुअल खुद भी कंट्रीब्यूट करता है और उसके बिहाफ पे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। तो दोनों का डिडक्शन अग्निपथ स्कीम में मिलता है, इंडिविजुअल ने जो खुद ने किया उसका भी मिलता है और जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा डाला उसके बिहाफ पे वो भी मिलता है। तो 80CCH2 दो होते हैं, 80CCH1 और 2 वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा, खुद के कंट्रीब्यूशन का नहीं मिलेगा। ऐसे ही 80CCD1 में एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन का नहीं मिलेगा और 80JJW तो मिल ही जाएगा। आप बोलोगे ये दोनों क्यों दे दिए, 80CCD2 CCH2, गवर्नमेंट ने पागल बनाया इन इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल को पागल कैसे बनाया, गवर्नमेंट को पता है, इनको ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है। 80CCD2 CCH2 एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए या गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है अग्निपथ स्कीम, देखो अग्निपथ स्कीम आई थी फौज वगैरह के लिए आई थी स्कीम, तो इसमें थोड़े दंगे वगैरह हो गए थे, इस कारण एक सेक्शन बना दिया इसमें डिडक्शन वगैरह देने का। तो लोग तो पागल होते हैं, दंगे वगैरह कर लेते हैं। तो दोनों सेक्शन में गवर्नमेंट देखो पागल कैसे बनाती है, दोनों सेक्शन में जो इनकम होती है ना, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो वो सैलरी मानी जाती है। तो पहले तो वो सैलरी की इनकम बन जाती है, जब वो सैलरी की इनकम बना दिया आपने, बाद में डिडक्शन दे दोगे तो क्या हो जाएगा उससे, जब आपने ऑलरेडी इनकम बना दी डिडक्शन दे भी दोगे तो क्या हो जाएगा। तो पहले ये क्या बन जाती है, ये दो डिडक्शन जो मिल रही हैं पहले ऑलरेडी ये सैलरी की इनकम बन चुके। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम में अमन के लिए कंट्रीब्यूट किया 5 लाख रुपए, 5 लाख अमन की सैलरी की इनकम बन जाता है। अमन को पैसा नहीं मिलता, स्कीम में जाता है वो पैसा, तो 5 लाख सैलरी की इनकम बन जाता है उसकी। बाद में आपने उसको 5 लाख का डिडक्शन दे भी दिया तो क्या हो जाएगा। तो ये दो सेक्शन इसलिए यहाँ भी बोले कि यहाँ भी ले लो डिडक्शन, कुछ नहीं होने वाला हमको, गवर्नमेंट बोलती है कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपकी सैलरी की इनकम बनेगी, ले लो यहाँ पे ले लो। अब आप बोलोगे यहाँ ATM क्यों नहीं है, देखो ATM जो है ना वो डिविडेंड का सेक्शन होता है, डिविडेंड खाली कंपनी देती है, बाकी लोग नहीं देते, तो ऊपर ही कवर है, यहाँ नहीं है। इसके अलावा बोलोगे एक सेक्शन होता था 35CCD, वो भी नहीं है यहाँ पे। 35CCD मतलब इंडिविजुअल को मिल जाएगा क्या वो, देखो 35CCD जो सेक्शन होता है ना 35CCD ये स्पेशली कंपनी का सेक्शन है, ये इंडिविजुअल के लिए बना ही नहीं है सेक्शन। इसका डिडक्शन खाली कंपनी को ही मिलता था, वैसे अगर कंपनी जनरल टैक्स रेट फॉलो करती है तो कंपनी को ही मिलेगा खाली, इंडिविजुअल के लिए है ही नहीं सेक्शन। इस सेक्शन में जब हम पढ़ेंगे ना PGP में अब पता चलेगा खाली कंपनी का सेक्शन है। तो यहाँ इसका होना ना होना बराबर है, क्योंकि मिलता ही नहीं है इंडिविजुअल को, वैसे भी नहीं मिलता तो यहाँ मिलेगा ही नहीं, वैसे भी नहीं मिलता यहाँ भी नहीं मिलेगा, बात खत्म। अब देखो 115 BAC को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट टैक्स स्लैब बना दिया, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब जब आप रिटर्न भरोगे ना ये खुलेगा 115 BAC के अकॉर्डिंग, आपका उसका जो भी फॉर्म वगैरह है उस अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स उसमें खुलेंगी। मतलब आप ये माना जाएगा कि आप 115 BAC फॉलो कर रहे हो, 115 BAC फॉलो कर रहे हो, डिफॉल्ट क्या फॉलो कर रहे हो आप 115 BAC फॉलो कर रहे हो। लेकिन आपको 115 BAC फॉलो नहीं करना तो आपको इससे शिफ्ट आउट होना पड़ेगा। क्या करना होना पड़ेगा, शिफ्ट आउट या ऑप्ट आउट, इससे बाहर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स की साइट पे जाकर वहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, हम 115 BAC फॉलो नहीं करना चाहते, खुलेगा 115 BAC पर उसमें टिक लगाना पड़ेगा 115 BAC नहीं जाते आप। फिर जाके क्या कर सकते हो आप, जनरल स्लैब लगा सकते हो। पहले जो जनरल स्लैब होता था वो था डिफॉल्ट, अब इसको डिफॉल्ट बना दिया तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस अब ये खुलेगा तो आपको इससे बाहर होना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे एक्सरसाइज लेना पड़ेगा, ऑप्शन एक्सरसाइज लेना पड़ेगा शिफ्ट आउट होने का, तो इससे एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन शिफ्ट आउट होने का। मतलब इसका फ़र्क क्या हुआ, देखो इसका फ़र्क क्या हुआ, इसका फ़र्क अपने क्वेश्चन में पड़ा। क्वेश्चन में कैसे पड़ा, मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको टैक्स निकालना है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या लगाओगे आप 115 BAC। हाँ क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है इंडिविजुअल 115 BAC फॉलो नहीं करना चाहता या 115 BAC ओपन नहीं करना चाहता, या इंडिविजुअल 115 BAC से बाहर जाने का ऑप्शन उसने एक्सरसाइज कर लिया, इंडिविजुअल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजन, ये लाइन लिखी हुई है टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजन, तो लगाएंगे जनरल स्लैब, बस क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा। पर ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है, क्वेश्चन में आज के टाइम पे इंस्टीट्यूट साफ मेंशन कर देता है कि एसएससी क्या फॉलो कर रहा है, 115 BAC फॉलो कर रहा है या इससे बाहर जा रहा है, 115 BAC फॉलो कर रहा है या इसको ओपन नहीं कर रहा, साफ लिख देता है। तो वो बात नहीं है, तो क्वेश्चन पे फर्क पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में आज के टाइम पे आज के ज़माने में साफ मेंशन होता है कि एसएससी क्या फॉलो कर रहा है। अब 115 BAC के केस में भी आपको रिबेट दी जाएगी, कौन सी 87A वाली, किसको मिलती है 87A की रिबेट, खाली रेजिडेंट इंडिविजुअल को, ये HUF AOP BOI को नहीं मिलेगी, खाली इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल भी कौन सा रेजिडेंट इंडिविजुअल। और यहाँ पे रिबेट कब मिलेगी, यहाँ पे अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक भी है, 7 लाख तक है तो भी रिबेट मिल जाएगी, वहाँ था 5 लाख तक, जनरल स्लैब में था 5 लाख, यहाँ 7 लाख। और इसी कारण इस सेक्शन में क्या होगा, अगर आपकी टोटल इनकम, अगर ये सेक्शन फॉलो करते हो टोटल इनकम 7 लाख तक आ रही है, कोई टैक्स नहीं बनेगा, निकाल के देख लेना। वैसे तो क्या है 3 लाख तक नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%,
और 6 लाख से 9 लाख तक 10%। तो 7 लाख तक कितना टैक्स बनता है आपका, निकालो। 3 लाख से 6 लाख तक 5% करते तो कितना आता, 3 लाख पे 5% करते ही आ जाता 15,000, और 1 लाख पे 10% करते थे तो 10,000, मतलब 25,000 का टैक्स आ जाता आपका। ये रिबेट कितनी दी जाती है, हाँ 12,500 नहीं दी जाती, 25,000 रुपये, 25,000 और टैक्स अमाउंट विच एवरेज लोअर, 25,000 और टैक्स अमाउंट विच एवरेज लोअर की दी जाती है, यहाँ 25,000। तो अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक आ रही है और आप 115 BAC फॉलो कर रहे हो, आपका टैक्स बनेगा जीरो, टैक्स बनेगा जीरो। यहाँ भी रिबेट जो है सभी इनकम से मिल जाएगी, बस कैपिटल गेन छोड़ देना 112A वाला, 112A वाले कैपिटल गेन से नहीं मिलेगी, बाकी सभी इनकम से यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ वहाँ क्या था देखो, 115 BAC के केस में एक स्पेशल चीज़ हो रहा है, अपन ने जनरल स्लैब पढ़ा था, वहाँ भी रिबेट पढ़ी थी, वहाँ 5 लाख तक इनकम है तो मिलती थी, 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवरेज लोअर की मिलती थी। वहाँ क्या था, 5 लाख से अगर इनकम आपकी 10 रुपये भी ज़्यादा चली गई, रिबेट नहीं मिलती थी। मान लो आपकी इनकम हो गई 5,100 रुपीज़, 5,100 रुपीज़ हो गई, वहाँ टैक्स निकल जाता था, रिबेट नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको आपकी अगर इनकम 7 लाख से ज़्यादा चली जाती है, 7 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो भी रिबेट मिल जाएगी। यहाँ उस केस में मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट जो सरचार्ज में लगता था ना, वो यहाँ लग जाएगा, वो यहाँ लग जाएगा। अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो भी 115 BAC के केस में, खाली 115 BAC के केस में रिबेट मिल जाएगी, रिबेट में भी रिलीफ मिल जाएगी आपको। कैसे मिलेगी, इस केस में रिबेट कितनी मिलेगी, तो इसमें देखो एक फॉर्मूला बता रखा है रिबेट निकालने का। आपकी जैसे मान लो 7 लाख से थोड़ी बहुत इनकम ज़्यादा चली गई, देखो मार्जिनल रिलीफ का मतलब, मार्जिनल मतलब थोड़ा बहुत, जैसे सरचार्ज में देखा थोड़ा बहुत, ऐसे यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा चली गई। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम 15 लाख हो गई तो मिलेगी, ऐसा नहीं मिलती, 50 लाख हो गई तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो कब मिलेगी, 7 लाख से थोड़ी बहुत ज़्यादा चली गई, 7 लाख 10,000, 7 लाख 15,000, 7 लाख 25,000। अब थोड़ी बहुत का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये आसपास आएगा, 7 लाख 27 या 7 लाख 28,000 के आसपास आएगा, या 26,000 के आसपास आएगा। अगर इनकम इतनी है तो मिलेगी। देखना आप 7 लाख 30,000 में निकाल के देखना, ये रिबेट आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो कैसे निकलती है रिबेट, मान लो आपकी इनकम आ रही है 7 लाख, जैसे केस है देखो, 3 केस है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मिस्टर एक रेजिडेंट है, टोटल इनकम 7 लाख आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 115 BAC के अकॉर्डिंग 25,000 का टैक्स बना, 25,000 की रिबेट मिल गई, काम खत्म, जीरो टैक्स। मान लो इसकी इनकम आ रही है 6,50,000, 115 BAC के अकॉर्डिंग टैक्स बना 20,000 का, रिबेट कितनी मिलती है 25,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो रिबेट 20 की मिलती है। कभी भी रिबेट जो है ना टैक्स से ज़्यादा नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कि टैक्स से ज़्यादा रिबेट ले ली और टैक्स को नेगेटिव कर दिया और रिफंड मांग रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी रिबेट, बेनिफिट, एग्जेम्पशन टैक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, किसी भी सेक्शन में नहीं हो सकते। ये भी नहीं हो गया। तीसरा केस, आपकी इनकम आ गई 7,15,000, 7 लाख से ज़्यादा चली गई, फिर भी रिबेट मिल जाएगी। आप क्या करो, पहले तो जो भी ओरिजिनल इनकम है 7,15,000, इस पर टैक्स निकाल लो बिफोर सेस। देखो सेस का मैंने हमेशा बताया, सेस का कैलकुलेशन जो होगा या सेस का एडिशन होगा एंड में होगा, एंड में, तो इस पर टैक्स निकाल लो। 7,15,000 पे देखो टैक्स निकालो 115 BAC के अकॉर्डिंग, तो आएगा 26,500 का, 26,500 का टैक्स आ गया आपका। इसमें से लेस कर दो 7 लाख से ऊपर जितनी भी आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है, 7 लाख से ऊपर आपने कितना इनकम एक्स्ट्रा कमाया है, 15,000 रुपये, क्योंकि 7 लाख 15,000 कमाया है, 15,000 लेस कर दो तो कितना आया 11,500 की, ये हो जाएगी आपकी रिबेट, ये हो जाएगी रिबेट, 11,500 की रिबेट ले ली। और टैक्स कितना आ जाएगा 15,000। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चली जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है, आप ऐसा करो 7 लाख से ऊपर जितनी गई है वो हमको दे दो, वो टैक्स के रूप में हमको दे दो, टैक्स टू बी पेड वो दे दो हमको, और 4% से ऐड कर देना। सरचार्ज में जैसे स्टेप क्या बोलते हैं, सरचार्ज के केस में जब अपन मार्जिनल रिलीफ निकालते थे ना, वहाँ 4 स्टेप फॉलो करते थे, सेम वही स्टेप है। अगर आप उस स्टेप से करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। पहले आप क्या करो, ओरिजिनल इनकम पे टैक्स निकाल लो 7,15,000 पे, दूसरे स्टेप में उसके आसपास की इनकम क्या होगी, यहाँ पे 7 लाख होगी, क्योंकि 7 लाख के चक्कर में रिबेट का काम हो रहा है, तो 7 लाख होगी। 7 लाख पे टैक्स निकालोगे, 7 लाख का टैक्स आ जाएगा जीरो, दूसरा स्टेप आ जाएगा आपका जीरो। स्टेप 3 टैक्स टू बी पेड, स्टेप 3 आता है टैक्स टू बी पेड। क्या होता है स्टेप 2 जीरो प्लस एक्स्ट्रा इनकम, जीरो प्लस एक्स्ट्रा इनकम। जैसे 7,15,000 एक्स्ट्रा आपकी इनकम है ओरिजिनल, तो 7 लाख से एक्स्ट्रा कितनी हो गई 15,000, तो ये आ गई स्टेप 3। 15,000 गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, टैक्स बन रहा है आपका 26,500, तो रिबेट क्या हो गई, क्या बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ क्या हो गई, या रिबेट क्या हो गई, स्टेप 1 माइनस स्टेप 3, वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट वो लग रहा है। बस यहाँ क्या हो जाता है, आप आसपास की इनकम पे टैक्स निकालते हो जो होती है 7 लाख, 7 लाख पे हमेशा टैक्स कितना बनेगा जीरो, तो शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है इन्होंने, टोटल इनकम पे टैक्स निकालो बिफोर सेस, और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाई है 7 लाख से ऊपर वो लेस कर दो, वही आएगी रिबेट, यहाँ रिबेट वही आएगी, वही रिबेट मिलेगी, वही एक तरीके से रिलीफ है, वही रिबेट आपकी, वही रिबेट आ जाएगी 11,500 की है। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चली जाती है, 7 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है, आप ऐसा करो 7 लाख से ऊपर जो गई वो दे दो, और उसमें 4% सेस दे दो, बस वो दे दो हमको, हम उसी में खुश हो जाएंगे, हम उसी में खुश हो जाएंगे। ये था आपका 115 BAC। अब 115 BAC में सरचार्ज भी है। सरचार्ज क्या लगेगा, कंपलसरी सरचार्ज है यहाँ पे, जैसे कंपनी का था
आपने देखा था ना BAA BAB BAD BAE में कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। यहाँ सरचार्ज देखो क्या है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम 2 करोड़ तक है तो 15% और अबव 2 करोड़ है तो 25%। मतलब जो फाइनेंस सेक्टर वाला सरचार्ज था ना सेम वही है, बस यहाँ एक फर्क है। वहाँ क्या था 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और अबव 5 करोड़ में 37 था। वहाँ एक 37% वाली रेट और थी, वो यहाँ नहीं है। अगर आप 115 BAC फॉलो करते हो 115 BAC फॉलो करते हो तो आपके सरचार्ज मैक्सिमम कितना लगेगा 25। 2 करोड़ से ऊपर इनकम जाती है तो 25 लगेगा, 5 करोड़ से ऊपर भी गई तो भी कितना लगेगा 25। 37% वाली रेट यहाँ नहीं, ये सरचार्ज है यहाँ पे। सेम फाइनेंस सेक्टर वाला है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। और यहाँ भी एक पॉइंट है कि सरचार्ज की जो हाई रेट है 25% वाली वो 111 है HTCG, 112 है LTCG, 112 वाला LTCG और डिविडेंड इनकम पे वो अप्लाई नहीं होगी, वो डिविडेंड इनकम पे अप्लाई नहीं होगी। यहाँ 37 वाली तो है ही नहीं, 25 वाली नहीं लगेगी। हाँ 15 तक तो लगता ही है इन पे, 15 तक तो लगता ही है, बस 25 वाली नहीं लगेगी। सेम बात है, सेम पॉइंट है वो भी। ये था 115 BAC जो अपन ने कवर कर लिया। आप बोलोगे ये सेक्शन कंसेशनल टैक्स रेट के सेक्शन क्यों लाए गए, मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था। पहले ये सेक्शन नहीं होते थे कंसेशनल टैक्स रेट के। गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट जो जनरल स्लैब है या जनरल रेट है जो फाइनेंस एक्ट वाली उनको खत्म करना चाह रही है गवर्नमेंट। अब एक झटके में खत्म कर देती ना तो दंगे हो जाते हैं। लोग समझते तो है नहीं, आधे लोग तो ऐसे होते हैं और दंगे करने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, पागल बनाते हैं वो। काफ़ी सारे CA तो पागल बना देते। देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने डिडक्शन खत्म कर दिए, गवर्नमेंट ने बेनिफिट खत्म कर दिए, गवर्नमेंट बर्बाद कर देगी आपको। गवर्नमेंट पहले PF का डिडक्शन मिलता था, LIC प्रीमियम का डिडक्शन मिलता था, ATC का सब खत्म कर दिया, ऐसे करने लग जाते। तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका तरीका। तो गवर्नमेंट ने बीच में घुसा दिए कंसेशनल टैक्स रेट के। कंसेशनल घुसाए, बोले एक बार तो ऑप्शन दिया, अभी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1-2 साल तक। धीरे धीरे अगर मान लो मोदी जी फिर से रिपीट हो गए, गारंटी है ये सब कंपलसरी हो जाएंगे और सारे वो कचरा है ना बंद हो जाएंगे और आपके भी फायदा हो जाएगा। मतलब जो पढ़ने वाले उनके भी फायदा हो जाएगा, इतना सारा कचरा बंद हो जाएगा। ये डिडक्शन मिलती थी फालतू डिडक्शन, सेक्शन 80 वाली काफ़ी सारी होती थी, ATC से लेकर के 80 सब खत्म हो जाएंगे और लोग उनका गलत फ़ायदा उठा लेंगे। इसलिए दंगे होने की दिक्कत भी क्या है कि CA वगैरह भी इनसे कमाई करते थे। आप अगर देखोगे 80 वाली सेक्शन में एक डिडक्शन आती है पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन, और एक डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो आपको डिडक्शन मिलता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो जितना भी दिया पूरा का पूरा मिल जाता है। और लोग इन सेक्शन का क्या करते थे, गलत फायदा उठाते थे सारे लोग, सैलरी वाले भी बिजनेस वाले भी। क्या करते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, मान लो 10 करोड़ उसको बैंक में ट्रांसफर करे, 10 करोड़ का डिडक्शन लिया यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टी से क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी से कैश ले लिया। पॉलिटिकल पार्टी ने मान लो कैश में दे दिया 9 करोड़ 90 लाख, 10 लाख का कमीशन रख लिया और 9 करोड़ 90 लाख दे दिया, 9 करोड़ 80 लाख दे दिया। क्या कर लिया, 10 करोड़ का डिडक्शन ले लिया। 10 करोड़ पे मान लो 30% की टैक्स रेट, 3 करोड़ का टैक्स बचा दिया। ऐसा फर्जीवाड़ा चलता है, ऐसा फर्जीवाड़ा चलता है। काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, छोटी मोटी काफ़ी सारी, ये धंधा करती है। आप बोलोगे बड़ी वाली भी करती है, हाँ बड़ी वाली भी करती है। बड़ी वाली में बस दिक्कत क्या है, अगर आप मान लो बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी है ना, इनको अगर डोनेशन देते हो ये भी ये काम करती है, पर ये इनकी जो फीस होती है ना कमीशन वाली फीस, जैसे आपने मान लो छोटी मोटी को दिया 10 करोड़, वो तो आपको वापस लौट आएगी 9 करोड़ 70 लाख, 9 करोड़ 80 लाख, वो तो कमीशन कम चार्ज करेंगे। लेकिन ये बड़ी पार्टी है ना नेशनल पार्टी, इनका कमीशन रेट होती है हाई, 15% 20% ऐसी हाई रेट होती है। तो इनमें ज़्यादा बचत नहीं होती क्योंकि टैक्स की रेट 30% के आसपास है और ये 15-20 चार्ज कर देती है, तो ज़्यादा बचत नहीं होती। हाँ इनका सेफ भी होता है थोड़ा, और छोटी मोटियों का तो पकड़े में आता है। आजकल काफ़ी सारे नोटिस जा रहे हैं, तो ये सब फर्जीवाड़ा है। इन डिडक्शंस के चक्कर में क्या होता है, फर्जीवाड़ा भयंकर होता है। और जैसे ये डिडक्शंस अगर हट जाएंगी, ये फर्जीवाड़ा होना बंद हो जाएगा। एक तो ये फायदा होगा, एक आपको डिडक्शन कंपनी मिलेगी, और ये सब चीज़ें हट जाएंगी ना। एक कंसेप्ट होते थे AMT के मैट के, वो भी खत्म हो जाएंगे। वो AMT मैट इन कारण बनाने पड़े थे, इन सेक्शन के चक्कर में बनाने पड़े थे। वो लोग ये दिखा दिखा के अपनी टैक्स को खत्म कर देते थे। तो AMT मैट के कम से कम इतना टैक्स तो दो, इसलिए बनाना पड़ गया था। तो आपका कोर्स ही बहुत कम हो जाएगा अगर ये कंपल्सरी करते और ये सब गंदगी खत्म करते, फाइनेंस सेक्टर की सारी गंदगी खत्म कर देना, कोर्स ही खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। तो बढ़िया है ये तो हो जाए तो, पर क्या करें, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है कि दंगे हो जाएंगे। लोग ऐसे हैं, बातों में आ जाएंगे, 2-4 भाषण दे देंगे, 2-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएंगे, लीगल कंसल्टेंट आ जाएंगे, क्या बोलते हैं एडवोकेट आ जाएंगे, फालतू उल्टे भाषण देंगे। गवर्नमेंट ने देखो आपको बर्बाद कर दिया, अब आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे, गवर्नमेंट तो गरीबों को लूट रही है, गरीबों की ये कर रही है। बस गवर्नमेंट के दंगे भी होंगे, एक तो गवर्नमेंट भी चली जा सकती है इस चक्कर में। तो इन्होंने सोचा ऐसे नहीं सुधरेंगे लोग, धीरे धीरे घुसाया इन सेक्शन को। पहले तो किया इनको ऑप्शनल, अब इसको डिफ़ॉल्ट भी कर दिया, और आगे जाके डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं कंपलसरी, और बढ़िया कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे तो सारा कचरा तो खत्म होगा कम से कम। ये मैंने बता दिया इसका आने का रीज़न, इन सब सेक्शन के आने का रीज़न। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम टैक्स की रेट कम कर रहे हैं, आपके बेनिफिट डिडक्शन भी खत्म कर रहे हैं। टैक्स हम कम कर रहे हैं
लेकिन आप जो फालतू बेनिफिट लेते हो, डिडक्शन लेते हो, ये भी हम खत्म कर रहे हैं। बढ़िया बात है, ऐसा कर दो कि टैक्स रेट कम ले लो और डिडक्शन वगैरह खत्म कर दो। जो फालतू डिडक्शन होते हैं, फालतू बेनिफिट होते हैं, सब खत्म कर दो। चीज़ तो अच्छी है ऐसा कर दे तो, क्योंकि टैक्स की चोरी भयंकर होती है, इनकम टैक्स की भयंकर चोरी होती है। अब अपन आ जाते हैं कुछ एग्जेम्प्ट इनकम इस चैप्टर में बता रखी है। देखो एग्जेम्प्ट इनकम होती है जो टोटल इनकम का किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनती। अपने इनकम के 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो कोई ऐसी इनकम है जो उन 5 हेड का पार्ट ही नहीं बनेगी, 5 हेड में से किसी भी हेड में नहीं आएगी, उसे अपन बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। और वो एग्जेम्प्ट इनकम कहाँ बता रखी है ऐसी इनकम? सेक्शन 10 में। कहाँ बता रखी है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, 2, 3 इनमें बता रखी है। तो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट इनकम बता रखी है। देखो एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन में फर्क होता है। एग्जेम्प्ट इनकम तो 5 हेड में किसी भी हेड में नहीं आती। और जो चैप्टर 6 की डिडक्शन होती है 80C से 80U, वो क्या होती है? ग्रोस टोटल इनकम आप निकालते हो, फिर बाद में देते हो, बाद में लेस करते हो। लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम स्पेशल होती है, ये 5 हेड में से किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनती, किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनती। तो देखो कुछ एग्जेम्प्ट इनकम अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, और कुछ एग्जेम्प्ट इनकम जो चैप्टर स्पेसिफिक है वो चैप्टर के साथ देखेंगे। एक आध ऐसी एग्जेम्प्ट इनकम आएगी जो चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड है, चैरिटेबल ट्रस्ट में देखेंगे। एक आध एग्जेम्प्ट इनकम ऐसी आएगी जो कैपिटल गेन से रिलेटेड है, वो कैपिटल गेन में देखेंगे। लेकिन जो जनरल है, जो किसी से लिंक नहीं है, वो इस चैप्टर में अपन कवर करने वाले हैं। क्या क्या है? सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। इंडिया में अगर आपको खेती की इनकम होती है, सेक्शन 10(1) में एग्जाम हो जाएगी। वो तो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगा सकती। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लगा रखा। तो एग्रीकल्चर इनकम पूरे इनकम टैक्स से क्या है? एग्जेम्प्ट है, पूरे इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(1) में। कौन सी वाली? इंडिया वाली। ध्यान देना, इंडिया वाली। आपको पाकिस्तान से खेती की इनकम हो रही है तो टैक्सेबल होगी, तो टैक्सेबल होगी, फिर वो अदर सोर्स की इनकम बनती है। चाइना से खेती की इनकम हो रही है, अदर सोर्स में जाएगी। चाइना में तो खेती भी क्या होती होगी, वहाँ के लोग तो वैसे भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो खेती की इनकम इंडिया वाली क्या होगी? एग्जाम होगी, बाहर वाली सब टैक्सेबल होगी। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? देखो 3 तरह की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम आना है। आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, खेती करके कुछ भी उगा के आप उसको सेल करते हो। आपने आलू उगाए, सेल करे। आपने मान लो अनाज उगाया, गेहूँ उगाए, सरसों उगाई, उसको सेल करा। या मान लो आपने फूल उगाए, फूल को सेल किया। या मान लो आपने सब्जी उगाई या फ्रूट उगाए, जामुन उगाए, आम उगाए, उनको सेल किया। तो उसको सेल करने से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपने उगाया उसको सेल करने से जो इनकम होगी पूरी की पूरी क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम पूरी की पूरी एग्जाम। अब आपने मान लो क्या किया, सरसों की जगह सरसों का तेल बेचा, सरसों उगा के सरसों के तेल को बेचा, सरसों के तेल को। बताओ सरसों के तेल को एग्रीकल्चर इनकम मानोगे क्या? मत मान लेना। ऐसे ही आपने गन्ना उगाया, गन्ना सेल किया तो एग्रीकल्चर इनकम। गन्ने को शुगर बनाया, चीनी में कन्वर्ट किया और चीनी बेच रहे हो, चीनी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी। ऐसे आलू उगाए और आलू से आपने आलू की चिप्स बनाई, आलू की चिप्स बना के आलू की चिप्स बेच रहे हो, वो नहीं मानी जाएगी। तो प्रोसेसिंग कर देते हो, प्रोसेसिंग वाली चीज़ एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। आप गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कर रहे हो, सरसों के तेल को कन्वर्ट कर रहे हो, गेहूं को आप आटे में कन्वर्ट करके बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आलू उगा के आलू की चिप्स बना के सेल कर रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। दूसरा पॉइंट बता रखा है, आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड थी या फार्म बिल्डिंग थी, मतलब जिस पे खेती का काम चलता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड फार्म बिल्डिंग थी और आपने उसको खेती के कामों के लिए रेंट पे दे दिया। मान लो आपकी एक फार्म बिल्डिंग थी, आपने आलू वगैरह स्टोर करने के लिए रेंट पे दे दिया, वो भी क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। वो भी क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। आपकी मान लो खेती की लैंड थी, आपने सरसों उगा रखी थी और आपने फिल्म की शूटिंग के लिए रेंट पे दे दिया, फिल्म की शूटिंग के लिए रेंट पे दे दिया ताकि वहाँ गाना शूट हो जाए सरसों के बीच में। बताओ, तो वो जो रेंट मिला हुआ एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे क्या? वो नहीं मानेंगे। खेती के कामों के लिए रेंट पे देना आपको, वहाँ जो बंदा जिसने रेंट पे लिया है वो क्या करे? खेती करे। वहाँ वो मान लो फिल्म की शूटिंग कर रहा है, वहाँ वो मान लो रात में दारू पार्टी कर रहा है, तो उससे जो रेंट मिला वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम को माना जाएगा, आपने जो लैंड दी है, एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दी है, वो खेती के लिए दी है, खेती के लिए, फिल्म की शूटिंग वगैरह के लिए दी है, तो इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, नॉर्मल इनकम मान ली जाएगी। तीसरा एग्रीकल्चर इनकम क्या मानी जाती है? आपकी कोई नर्सरी थी, नर्सरी में आपने सैपलिंग्स और सीडलिंग उगा के सेल करे। सैपलिंग और सीडलिंग क्या होते हैं? छोटे छोटे गमले, छोटे छोटे पौधे। सैपलिंग और सीडलिंग छोटे छोटे गमले पौधे उगा के अगर आप सेल करते हो, वो भी उससे जो प्रॉफिट हुआ वो भी क्या माना जाता है? एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये तीनों एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में क्या होती है? फुल्ली एग्रीकल्चर होती है। इसमें एक इनकम और आप चाहो तो जोड़ सकते हो, जो आपके आगे पता पड़ेगा आपको। आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड थी, वो भी कौन सी थी? रूरल वाली, और उसको अगर आप सेल करते हो तो उस पर कैपिटल गेन जो निकलता है ना, पूरा एग्जाम होता है, उसको कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाता, वो आपको कैपिटल गेन में पता पड़ेगा। वो भी खेती की इनकम ही मानी जाती है एक तरीके से, वो आपको कैपिटल गेन में पता पड़ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, एक स्कीम है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इसे अपन पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम भी बोलते हैं।
किन लोगों पे लगती है स्कीम? इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब जिन लोगों पे, जिन बंदों पे स्लैब लगता है, जिन बंदों पे क्या लगता है? स्लैब। जिन बंदों पे स्लैब लगता है ना, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाला, या अगर 115 BAC फॉलो करते हैं तो 3 लाख वाला लगता है, 3 लाख वाले है उसमें स्लैब। तो जिन बंदों पे स्लैब लगता है तो उन पे ये स्कीम लगाई गई, और ये स्कीम कंपलसरी स्कीम है। क्या बोलती है? अगर इन बंदों की एग्रीकल्चरल इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, मतलब इनकी खेती की इनकम भी है और इनकी जो टैक्सेबल इनकम है बाकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, वो इनकम भी है। तो इन बंदों का टैक्स स्पेशल तरीके से निकलेगा। स्पेशल तरीके से कैसे निकलेगा भी पता पड़ेगा आपको। तो कब निकलेगा? अगर इनकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपीज से ज़्यादा है। कितनी है? 5,000 से ज़्यादा है। और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब इनकी जो टैक्सेबल इनकम है या जो इनकी टोटल इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो भी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाली या 3 लाख वाली जो भी है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उससे ज़्यादा है, तो इनका टैक्स स्पेशल तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा स्पेशल तरीके से, वो अपन अभी देखने वाले हैं। अब आप बोलोगे नेट एग्रीकल्चरल इनकम मतलब क्या होती है? देखो, आप खेती करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा प्रॉफिट होता है, आपको खर्चा भी होता है। आपको बीज खरीदते हो, खाद लेके आते हो तो खर्चा भी होता है, आपके कीटनाशक लेके आते हो तो आपका खर्चा भी होता है। तो मान लो आपने खेती करी, खेती करके आलू उगाए, 10 लाख का आपको इनकम हुई, 10 लाख की, 10 लाख में आलू सेल किए। अब आलू उगाने के लिए आपका खर्चा हो गया मान लो 50,000 रुपये का, बीज वगैरह का खर्चा हो गया 50,000 का। तो अपन को क्या लेनी है? नेट एग्रीकल्चरल इनकम। 10 लाख माइनस 50,000 कितना हुआ? 9,50,000। इस स्कीम के लिए क्या लेना अपन को? नेट एग्रीकल्चरल इनकम। वैसे 10 लाख पूरी एग्जेम्प्ट है, वही 50,000 का खर्चा कुछ काम का नहीं है। जो एग्जेम्प्ट इनकम का खर्चा होता है ना, वो भी कुछ काम का नहीं होता। जब इनकम ही कुछ काम की नहीं है तो खर्चा क्या काम का उस इनकम का? तो 9,50,000 की जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो लेंगे। एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब 5 हेड की इनकम, क्लबिंग किया, सेट ऑफ किया, ग्रोस टोटल इनकम आई, डिडक्शन लेस किया, क्या आई? टोटल इनकम। वही टोटल इनकम, उसको टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, टोटल इनकम भी बोलते हैं और नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। तो ये स्कीम है क्या? देखिए, ये बेसिकली इंडिविजुअल HUF AOP BY आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन पागल लोगों को पागल बनाने का तरीका है, इन पागल लोगों को और पागल बनाने का तरीका है। कैसे पागल बनाने का तरीका है? इन लोगों से ज़्यादा टैक्स कैसे वसूला जाए उसका तरीका है। मान लो ये खेती से इनकम भी करते हैं और दूसरी इनकम भी करते हैं, तो ये पक्के किसान तो है ही नहीं। अपने क्या देखा था? एग्रीकल्चर इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो दिक्कतें आएंगी और फिर किसान गालियाँ देंगे। अब क्या है, आज के ज़माने में ये खेती की इनकम एक्टिव लेना, इसका लोग काफ़ी भयंकर फ़ायदा उठाते हैं। भयंकर फ़ायदा कैसे उठाते हैं? किसानों से ज़्यादा बेचारे जो किसान है, बेचारे किसान तो जो है उनकी तो इनकम कुछ होती भी नहीं है। आपको पता है कितनी इनकम होती है इनकी? 5 लाख 7 लाख, वो तो वैसे ही एग्जाम हो जाती है, इतनी होती होगी इनकी। लेकिन जो ये CA हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं या जो बिजनेसमैन्स हैं, ये इसका फ़ायदा उठाते हैं। कैसे फ़ायदा उठाते हैं? ये खेती का लैंड खरीदते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं करोड़ों का, और क्या करते हैं ये? अपनी जो इनकी इनकम हो रही है दूसरे हेड की, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्स की, इस इनकम को ये दिखाते हैं वहाँ ट्रांसफर करके। एग्रीकल्चरल इनकम ट्रांसफर वगैरह कैसे होता है सब हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन वो ट्रांसफर कर देते हैं और क्या दिखा देते हैं? मान लो इनको बिजनेस से 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या करते हैं? उस 40 लाख के प्रॉफिट को एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते हैं, बोलते हैं हमारा खेत था वहाँ हमने खेती करी थी। ये करते हैं, ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं। तो बेचारे किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं बाकी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो काफ़ी जो कंसल्टेंट होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, या जो ये एजेंट वगैरह होते हैं, किसान नहीं, जो किसानों के एजेंट भी होते हैं ना कुछ दलाल, ये सब फ़ायदा उठाते हैं इसका। तो ऐसे लोगों के, ऐसे इंडिविजुअल वगैरह से, ऐसे लोगों से थोड़ा टैक्स कैसे वसूला जाए? अब गवर्नमेंट टैक्स तो कर नहीं सकती, क्योंकि खेती की इनकम गवर्नमेंट टैक्स कर भी देगी तो देखो किसानों के तो कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि उनकी इनकम ही कितनी होती है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कर देंगे आंदोलन। बाकी लोग कौन? यही मैंने बताया, कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल्स, और अपने कौन, ये आड़तीये और बिजनेसमैन, ये कर देंगे, ये भड़काएंगे किसानों को। देखो आपकी खेती की इनकम पे टैक्स लगा दिया, अगर आप आलू उगाओगे तो 30% तो गवर्नमेंट ले लेगी। आलू आप मान लो 7 लाख का बेचोगे, 7 लाख का 30% तो गवर्नमेंट ही ले लेगी। ऐसे बहका देंगे, आंदोलन करवा देंगे। आंदोलन करवाएंगे तो क्या होगा आपको ही पता है, आंदोलन होंगे, पता नहीं कैसे कैसे दंगे होते हैं, ये चलते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो कुछ और किया जाए, एग्रीकल्चर इनकम हम टैक्सेबल ही नहीं कर सकते, टैक्सेबल करेंगे तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, और कर भी देंगे तो दंगे हो जाएंगे, बाकी लोग बरताने वाले काफ़ी हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो अपन ऐसा करते हैं, एक स्कीम बनाते हैं। तो बोला कि अगर कोई बंदा है जिसकी दोनों इनकम है, नेट एग्रीकल्चर इनकम भी है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, मतलब वो दूसरे धंधे भी करता है। जैसे मान लो आप CA बन गए, प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस से भी आपको इनकम होती है, करोड़ों का प्रॉफिट होता है आपको, और आपने खेत भी ले रखा है, तो आप किसान तो हो नहीं, आप तो CA हो, किसान तो होते हैं आप, पक्के किसान तो हो नहीं।
आपने तो वो लैंड किस पर्पज़ से खरीदा है, आपका तो कुछ और इरादा है। एग्रीकल्चर लैंड खरीद रखा है आपने, किसी क्या इरादा है आपका कि ये प्रॉफिट आ रहा है, इस प्रॉफिट पे फालतू 30% टैक्स लगेगा, क्या करते हैं अपन इस प्रॉफिट को वहाँ डाइवर्ट करते हैं, ये पर्पज़ है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसा केस है, अगर आप दोनों तरह की इनकम अर्न करते हो, नेट एग्रीकल्चर इनकम भी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी, आपके लग जाएगी पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम। ऐसे केस में आपका टैक्स स्पेशल तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप टैक्स निकालो नेट एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो ले लो और जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो ले लो, उन दोनों को टोटल कर दो और उस पर टैक्स निकाल लो। एक बार आप रिबेट, सरचार्ज, सेस सब भूल जाओ। रिबेट, सरचार्ज, सेस सब अपन बाद में करेंगे। जो 87 की रिबेट है वो भी भूल जाओ, सरचार्ज वगैरह जो लगते हैं वो भी भूल जाओ और सेस वगैरह जो लगता है वो भी भूल जाओ। दूसरा टैक्स निकालो आप नेट एग्रीकल्चर इनकम और जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाली जो भी है, या 115 BAC फॉलो करते हो तो 3 लाख वाली, वो ऐड कर दो। वो ऐड कर दो और बिना सरचार्ज, सेस, रिबेट के टैक्स निकाल लो। फिर आपकी आएगी टैक्स अमाउंट। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दो, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दो, ये आ जाएगी आपकी टैक्स अमाउंट। अब आपका टैक्स कितना बनेगा? जो स्टेप 3 में टैक्स अमाउंट आई है ये ले लो। अगर आपकी रिबेट बनती है 87 वाली, रिबेट कब बनती है? जब आपकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक या 7 लाख तक है, अपने देखे थे ना वो केस, मिल जाएगी। अगर है तो, नहीं है तो भूल जाओ इसको। सरचार्ज लगा दो। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम एक लिमिट को क्रॉस करेगा तो सरचार्ज भी लगा दो, सेस तो लगेगा ही, और ये आपका टैक्स आ जाएगा, ये टैक्स आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा? देखो ऐसा करने से ज़्यादा टैक्स आएगा। ज़्यादा टैक्स कैसे आएगा? देखो एक एग्जांपल लो। अमन की टैक्सेबल इनकम 6 लाख है और एग्रीकल्चर इनकम 4.5 लाख है। इस एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए 50,000 के खर्चे हुए, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई? 4 लाख हो गई और टैक्सेबल हो गई 6 लाख। ठीक है, अब इसकी आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ये मान के अज्यूमिंग दैट मिस्टर अमन हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। मिस्टर अमन जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम जो है 115 BAC वाला है वो फॉलो नहीं करता, शिफ्ट आउट कर दिया उसमें से, तो अपन नॉर्मल स्लैब लगाएंगे। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कौन सी लगेगी? 2.5 लाख वाली। अब देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम इसकी 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इसका टैक्स कैसे निकालेंगे? पहले टैक्स निकालो एग्रीकल्चरल इनकम प्लस टैक्सेबल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम भी कौन सी लेंगे? नेट, ग्रोस नहीं लेंगे। 4.5 माइनस 50,000, 4 लाख। 10 लाख पे टैक्स निकालो, 10 लाख पे टैक्स निकालो, 2.5 लाख का स्लैब लगाओगे तो 1,12,500 आएगा बिफोर सरचार्ज, रिबेट, सेस। एक सरचार्ज, रिबेट, सेस को भूल जाना। फिर टैक्स निकालो एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अमन पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या लगेगी? क्योंकि 115 BAC फॉलो नहीं करता, नॉर्मल पर्सन है, 60 साल 80 साल एज नहीं दे रखी, नॉर्मल मानेंगे 2.5 लाख लगेगी, तो 2.5 लाख इसमें ऐड किया अपन ने, तो 6.5 लाख पे टैक्स निकालो, ये आ जाएगा 42,500 बिफोर सरचार्ज, रिबेट, सेस। उनको भूल जाना एक बार। टैक्स अमाउंट स्टेप 3 A माइनस B आ जाएगा 70,000 रुपये का, 70,000 का आ जाएगा। अब इसकी देखो टैक्सेबल इनकम है 6 लाख, रिबेट मिलेगी क्या इसको? 115 BAC फॉलो करता तो मिल जाती, फिर भी 7 लाख तक मिलती है उसमें, लेकिन जनरल स्लैब लगा रहा है, जनरल स्लैब फॉलो करता है तो 5 लाख तक मिलती है। 5 लाख से ज़्यादा हो गई इनकम 10 रुपये भी तो भी नहीं मिलती, तो रिबेट तो नहीं मिलेगी। सरचार्ज लगेगा क्या? सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखो टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, खाली 6 लाख है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। सेस तो लगेगा, सेस लगा देंगे। ये इसका टैक्स आएगा 72,800 का। आप बोलोगे अगर मान लो ये स्कीम ना होती, ये वाला सेक्शन पॉइंट ना होता, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला, तो इसका टैक्स कितना बनता? देखो इसका फिर टैक्स बनता 6 लाख की इनकम होती, एग्रीकल्चर इनकम तो इसकी एग्जाम हो जाती, बात खत्म। 6 लाख पे टैक्स निकालते हैं, टैक्सेबल इनकम पे निकालो 6 लाख पे कितना टैक्स आएगा? 6 लाख पे टैक्स आता 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 12,500 आ जाता, और अब 5 लाख 20 लगता है तो 1 लाख पे 20 मतलब 32,500 आ जाता टैक्स। 32,500 प्लस 4% सेस, ये टैक्स आता है इसका। और गवर्नमेंट ने कितना टैक्स ले लिया? 72,800 ले लिया। ये स्कीम ना होती तो कितना आता है इसका टैक्स? 32,500 प्लस 4% सेस, 33,800 आता। इसकी जगह इतना टैक्स ले लिया। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल इनकम को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? थोड़ा बहुत टैक्सेबल कर दिया, बिना प्रोविजन का वायलेशन करे। वैसे तो लगा नहीं सकती टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? स्लैब में हेर फेर कर दिया, स्लैब ऐसा कर दिया, डिजाइन ऐसी कर दी कि एग्रीकल्चर इनकम तो एकदम मानेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अदर इनकम को ही क्या कर देंगे? ज़्यादा रेट से टैक्सेबल कर देंगे। स्लैब में ऐसा हेर फेर किया इन्होंने, ऐसा कर दिया, ऐसा प्रोविजन डाल दिया। पूरा भी टैक्सेबल नहीं किया है, पूरा देखो पूरा कैसे टैक्सेबल नहीं किया। 6 लाख की इसकी टैक्सेबल इनकम है और 4 लाख की इसकी एग्रीकल्चर इनकम है। नेट इनकम इसकी 10 लाख है। 10 लाख पे टैक्स तो बनता है 1,12,500 प्लस 4% सेस ऐड करोगे तो 1,17,000। 1,17,000 भी नहीं लिया इससे, कितना लिया? 72,800। कुछ टैक्सेबल कर दिया। या तो ऐसा मान लो एग्रीकल्चर इनकम को कुछ टैक्सेबल कर दिया, या तो ऐसा मान लो, या ऐसा मान लो जो इसकी अदर इनकम थी, अदर इनकम पे ज़्यादा टैक्स ले लिया। तो यही मानते हैं, गवर्नमेंट ये बोलती है अगर आप दोनों काम करते हो, खेती भी करते हो दूसरा काम भी करते हो, तो ये आप पक्के किसान तो हो नहीं, तो आपकी अदर इनकम को हम ज़्यादा रेट से टैक्सेबल कर देंगे। कब करेंगे? अगर आपके ऊपर क्या लगता है? स्लैब लगता है। आप बोलोगे कंपनी वगैरह की भी हो सकती है एग्रीकल्चर इनकम, फर्म की भी हो सकती है, हाँ हो सकती है।
तो उसके केस में क्यों नहीं लगाया? देखो उसके केस में गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था ही नहीं। कैसे करती गवर्नमेंट बताओ? ऐसा लिख देती क्या कि अगर कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम है तो 40% रेट हो जाएगी? ऐसा कैसे करती है? ऐसा करती है क्योंकि उसमें स्लैब ये क्या बोलते हैं, स्लैब तो होता ही नहीं उसमें फ्लैट रेट होती है कंपनी और फर्म के केस में। तो कंपनी फर्म के केस में फ्लैट रेट होती है। तो कैसे करती ये जुगाड़? कैसे करती? जुगाड़ नहीं हो पाता। नहीं तो कर भी देती गवर्नमेंट तो उनके लिए भी कर देती, लेकिन जुगाड़ नहीं हो पाता। फिर वहाँ तो साफ क्या हो जाता? साफ ये होता कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल कर रहे हैं, साफ ही हो जाता। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो जाता? वायलेशन हो जाता और फिर दंगे वगैरह और हो जाते। तो ये बात थी। ये सब मैंने स्टोरी बता दिया आपको, क्यों करते हैं क्या करते हैं सब बता दिया। अब कुछ एग्जाम इनकम और दे रखी है। क्या क्या है? एचयूएफ को इनकम हो रही है। देखो एचयूएफ की इनकम एचयूएफ के एंड में टैक्सेबल हो जाती है। उसके बाद एचयूएफ उस इनकम को मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने मेंबर्स को बांटता है। तो मेंबर के एंड में वो क्या रहेंगे? एग्जाम, क्योंकि एचयूएफ ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया। कहाँ एग्जाम हो जाएंगे? एचयूएफ के एंड। एचयूएफ ने टैक्स दे दिया तो मेंबर के एंड में कहाँ एग्जाम हो जाएगी? सेक्शन 10(2). तीसरा पॉइंट, फर्म एलएलपी को प्रॉफिट हुआ। फर्म एलएलपी को प्रॉफिट हुआ तो फर्म एलएलपी उसको ऑलरेडी टैक्स दे देती है। अब वो प्रॉफिट फर्म एलएलपी क्या करती है? खुद के पास नहीं रखती, पार्टनर्स को बांट देती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब पार्टनर को फर्म से जो प्रॉफिट मिला एज ए पीएसआर में, तो पार्टनर के एंड से क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(2) में, क्योंकि उस पर ऑलरेडी फर्म और एलएलपी ने क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। किसकी बात हो रही है? तो फर्म से जो भी शेयर इनकम मिली वो पार्टनर के एंड से क्या हो जाएगा? खाली प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, शेयर इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। खाली जो रिम्यूनरेशन मिला या कमीशन मिला या इंटरेस्ट वगैरह मिला उसका क्या होगा? उसका सब ट्रीटमेंट पीजीबीपी हेड में अलग से आएगा। मैं खाली प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट को ऑलरेडी फर्म ने टैक्स दे दिया। तीसरा पॉइंट, कोई डिजास्टर हो गया, डिजास्टर मतलब बम ब्लास्ट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, आतंकवादियों ने हमला कर दिया, नक्सलियों ने हमला कर दिया, कुछ भी हो गया, कोई भी डिजास्टर हो गया, या मान लो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? बदले में मुआवजा दे रही है। मुआवजा किसको दे रही है? या तो इंडिविजुअल को खुद को दे रही है, अगर वो घायल हुआ था तो। या मान लो उसकी डेथ हो गई थी तो उसकी लीगल राइट्स को दे रही है। डेथ या घायल पे गवर्नमेंट क्या करती है? मुआवजा देती है। तो जो मुआवजा मिला, मुआवजे को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया। क्यों कर दिया? अगर मुआवजा गवर्नमेंट देती है और मुआवजे भी टैक्स मांग लेती तो लोग गालियाँ बकते। एक तो हमारे घर में डेथ हो गई, हमारे घर में इस बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में लोग घायल हो गए, और गवर्नमेंट हमसे टैक्स और मांग रही है मुआवजे पे भी। तो मुआवजा जो मिला किससे मिला? चाहे तो गवर्नमेंट से मिले, गवर्नमेंट कोई भी, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो चाहे लोकल अथॉरिटी से मिले, किसी से भी मुआवजा मिले, मुआवजे पे जो भी टैक्स बनेगा पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा सेक्शन 10(10) BC। सेक्शन नंबर वगैरह कुछ भी याद नहीं करने आपको, बस देखते जाओ एक बार। लास्ट है, कोई सिक्किम का इंडिविजुअल है, सिक्किम का इंडिविजुअल है, सेक्शन 10(26) ट्रिपल ए लग जाएगा। तो सिक्किमी इंडिविजुअल की सिक्किम में वो कोई भी इनकम अर्न करेगा, सिक्किम में बिजनेस की इनकम, चाहे सिक्किम में कैपिटल गेन की इनकम, सिक्किम में चाहे अदर सोर्स की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सिक्किम में सारी की सारी इनकम उसकी क्या हो जाएंगी? एग्जाम्प्ट, सारी की सारी इनकम एग्जाम्प्ट। और सिक्किम के बाहर से उसको अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो सिक्किम का इंडिविजुअल था, एक बंदा था, सिक्किम में रहता है, सिक्किम में पैदा हुआ, सिक्किम इंडिविजुअल मतलब जो सिक्किम में पैदा हुआ और सिक्किम में रहता है, उसको बोलते हैं सिक्किमी इंडिविजुअल, जो सिक्किम में पैदा हुआ है और वहाँ रहता है। ऐसा नहीं कि आप जयपुर में पैदा हो गए और सिक्किम चले गए, सिक्किम के बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। सिक्किम में ही पैदा हुए और सिक्किम में रहते हो तो बनते हो सिक्किमी इंडिविजुअल। तो सिक्किमी इंडिविजुअल, सिक्किम इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है, काफ़ी खूबसूरत स्टेट है, तो वहाँ इतने लोग हैं भी नहीं, तो उनकी सारी इनकम एग्जाम्प्ट कर दी। वहाँ जो भी इनकम अर्न करेगा, कैपिटल गेन, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, सारी इनकम एग्जाम्प्ट कर दी। आप बोलोगे हम भी सिक्किम में पैदा हो जाते, मजा आ जाता, सारी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती। तो सिक्किम में जो भी कमाओगे वो एग्जाम्प्ट होगी। हाँ, सिक्किम के बाहर से कमाते हो आप, मान लो आपने क्या कर रखा है, दिल्ली की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो दिल्ली की कंपनी से आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है, दिल्ली की कंपनी के शेयर्स और डिविडेंड में, शेयर्स और डिवेंचर वगैरह में इंटरेस्ट कर रखा है आपने, इन्वेस्ट कर रखा है, तो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब सिक्किम के बाहर से भी आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल जाएगा। हाँ, सिक्किम के बाहर से आपकी जॉब की इनकम हो रही है मान लो, या बिजनेस इनकम है सिक्किम के बाहर, या आपकी मान लो कैपिटल गेन वगैरह की इनकम है, वो टैक्सेबल होगी, वो तो टैक्सेबल होंगी। सिक्किम के अंदर सारी इनकम एग्जाम्प्ट, और सिक्किम के बाहर से अगर आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, सिक्किम के बाहर से डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एग्जाम्प्ट। ये था पॉइंट नंबर 5। पहले इसमें एक पॉइंट और हुआ करता था, पहले कोई सिक्किमी वूमेन है एक डेट बता रखी थी, उस डेट के बाद अगर कोई बाहर वाले बंदे से शादी कर लेती है तो एग्जाम्शन नहीं मिलती थी, वो अब हटा दिया पॉइंट, वो कचरा था, हटा दिया, बस इतना ही है पॉइंट। तो ये थे कुछ एग्जाम इनकम के पॉइंट जो अपन ने कवर कर लिया, और ये चैप्टर पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया, डिटेल में कंप्लीट कर लिया। मैंने कुछ चीज़ें, कोई रीजन भी बताया क्यों आए क्यों नहीं आए। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।